बिना मार्केटिंग के बन सकता है ब्रांड? अब मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज अबाउट स्मार्टनेस। कितनी स्मार्टली आप वो कर सकते हो, दैट इज ब्रांडिंग। अब 5,000 रुपए में भी आपके लिए 5 लाख का बिजनेस क्रिएट कर सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। मिलियन फॉलोअर वाला तो व्यूज ला नहीं रहा अब, तो फिर बात तो सही हाँ, है। तो बिलियन फॉलोअर वाला कस्टमर क्या लाएगा आप बताओ? इससे तो कुछ नहीं होता। हम एजेंसी नहीं हायर करेंगे, वो तो हमें लूट लेते। प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना आसान है या व्यक्तिगत मार्केटिंग करना आसान है? दोनों की ब्रांडिंग पे काम करना बहुत जरूरी है। जितना फाउंडर बिकता है ना, उतना ही प्रोडक्ट बिकता है आजकल। कौन है यार, किस तरह से बोलता है, क्या है? और बाद में वो यूएसपी बन गई। हाँ। ओटीटी ने क्यों सब कुछ खा लिया? हाँ, वो एरा चेंज हो गया जब मुझे हीरो देखना था जो 50 लोगों को मार के लड़की को उठा के लेके जाए और शादी करे। भाई मुझे वो हीरो देखना है जो दारू पी के गिर जाए, क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है। ब्रांड बिल्ड करना कोई अब चुटकी का खेल नहीं है। बिजनेस में भी बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो लगातार एजेंसी बदलते रहते हैं। जिसको दिया 1 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए। 3 महीने तक ये एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसे समझ लो, और उसमें डिवोर्स नहीं हो सकता। पैकेजिंग का खेल तो है ब्रांडिंग में। क्लाइंट को बातचीत करके कन्विंस कर लेते हैं और काम नहीं कर पाते तो वो गायब हो जाते हैं। सारी ऑडियंस ऑनलाइन है। मेरे को तो लगता है ऑफलाइन इज ऑफ। कुछ ढोंगी कोचेस की वजह से जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम आती है। ब्रांड्स को आज का नहीं सोचना होता, ब्रांड्स को 10 साल बाद का भी सोचना होता है। लिंक्डइन भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, जरूरत नहीं है। 50,000 में आप उनको 2 लाख 4 लाख का धंधा दे दो। बिल्कुल संभव है। पहले पॉइंट्स लिख लो, ठीक कि है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। लोग सोचते हैं यार मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे मेरे पेज पे। जादू ये जरूर है कि आप कम समय में बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो। ये इस तरह का है कि रातों रात आपको स्टार बना सकता है। बिल्कुल ये बेकार है एक्चुअली। आप रख लो ये। मैं तो कॉन्फिडेंट वाले के साथ जाऊंगा क्योंकि मुझे पता है वो कर लेगा। धोनी ने बोला। हाँ, आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेशन कोच गाइस, सो प्लीज फॉलो मी। ये दौर नौकरी का नहीं है। जिसे देखिए वो कहता है बिजनेस करेंगे। स्टार्टअप शुरू होते हैं और बंद हो जाते हैं। कई बार देखा जाता है कि आखिर वजह क्या रही। जब फंडिंग भी इनके पास थी, पैसा तभी तो बिजनेस शुरू किया। कुछ लोग लोन लेके शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद भी देखते हैं थोड़ा चलते हैं, फिर रुक जाते हैं या फिर बंद करके चले जाते हैं। तो क्या पैसा लगा करके बिजनेस शुरू कर देना ही बड़ी बात है? इससे ही बिजनेस चल जाता है? आपने प्रोडक्ट बना लिया और बेच दिया, आपने हो गया? नहीं। एक स्टडी थी, मैं पढ़ रहा था कहीं, और उसमें बताया गया कि जो हिंदुस्तान से बाहर के देश हैं वो लोग जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उसके मार्केटिंग में खर्च करते हैं तो वो उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और इंडिया में लोग सोचते हैं पैसे की बर्बादी है। वहाँ अगर वो 1 लाख का प्रोडक्ट बनाते हैं तो 1 करोड़ उसकी मार्केटिंग में खर्च करते हैं और 10 करोड़ कमा करके जाते हैं। हमारे यहाँ का व्यक्ति क्या करता है? वो अपने पैसे जो है बिजनेस में लगा देता है। मार्केटिंग के लिए कुछ होता नहीं। तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, वो जाएगा कहाँ? कौन लोग जानेंगे? अब जब जानेंगे नहीं तो खरीदेंगे कैसे? आज इसी की मास्टरी लेकर के हमारे साथ समृति जी बैठी हुई हैं, जिन्होंने कितने लोगों के बिजनेस को सपोर्ट किया, आगे बढ़ाया। आज हम इनसे जानेंगे कि आखिर बिजनेस में मार्केटिंग का क्या महत्व है, पर्सनल ब्रांडिंग का क्या महत्व है, कम्युनिकेशन स्किल का क्या महत्व है, और ये इस पे कैसे काम करती हैं। मैम बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर्वेश जी, आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट में। ये तो आपका धन्यवाद होना चाहिए कि आपने समय दिया। खैर, हम दोनों इसको एक्सेप्ट करते आप हैं। इतने अच्छे ब्रांड बन गए, कैसे नहीं आएंगे हम? फिर से साधुवाद आपको। जो मैं कह रहा था अभी, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। मतलब आपने स्टडी तो बताई दी और इसके बहुत एग्जाम्पल्स हैं। अगर कहता है ना कि मुझे तथ्य दिखाओ कि अगर मैं मार्केटिंग पे इतना स्पेंड कर रहा हूँ, क्या मुझे इतनी आरओआई, बिजनेस में एक टर्म होती है, मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। इनफैक्ट अब तो मुझे लगता है लोगों को इस बात का और ज़्यादा इस पे यकीन हो जाना चाहिए, जब हम शार्क टैंक के दौर से अब गुजर चुके हैं और एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को समझ आने लगी है शार्क टैंक के बाद। तो शार्क टैंक में जितने फाउंडर्स, जो भी जजेस बने हैं और जो भी वहाँ पे शार्क्स थे, कौन उनको शक्ल से पहचानता था या जानता था? बात तो हाँ, सही है। उनके ब्रांड को ज़रूर हम जानते थे क्योंकि वो बहुत ही $1 मिलियन करोड़ों के ब्रांड्स हैं, तो आप जानते हो उनको। बट क्या आप फाउंडर को कभी जानते थे? और उनकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने की वजह से क्या लोगों को पता है कि उनके मार्केटिंग के बजट कम हो गए हैं? मतलब ये तो एक स्टडी, आई थिंक गूगल पे आप टाइप भी करोगे तो आपको शायद एक ग्राफ भी दिख जाएगा कि अमन गुप्ता की मार्केटिंग स्पेंड्स शार्क टैंक के आने के बाद शायद 50% से भी कम हो गई हैं। अच्छा। क्योंकि वो खुद इतने बड़े ब्रांड बन गए, वो खुद भी कुछ भी करते हैं तो बोट पर उसका असर पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि आप अपने ब्रांड की मार्केटिंग तो कर ही रहे हो, पर उस मार्केटिंग में क्या है, आपको थोड़ा लगता है कि यार पैसा जा रहा है।
पर जब आप अपनी ब्रांड को एस्टैब्लिश कर लेते हो और आपका ब्रांड कुछ बन जाता है, तो आपको समझ आता है कि ब्रांड की पावर क्या है, क्योंकि फिर आप देखते हो कि उसमें से कितना पैसा आ रहा है बिल्कुल सही और बात है। कितना कंपाउंड हो रहा है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बिजनेस के लिए भी। तो आई थिंक ये तो, अब आपने कहा ये सच है, ये सच नहीं, ये महासच है आज का। और जो ये नहीं करेगा और अभी भी सोचेगा कि नहीं यार ये तो एक फैड है, कहते हैं ना जिसको, ये एक फेज है, चला जाएगा, तो वो बहुत 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 बड़ी गलती कर रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ मानसिकता क्या होती है ना, जैसे कि एक बिजनेस शुरू करना है, आपने उसकी R&D कर ली, आपको पता है कि इसमें 10 लाख रुपए लगने हैं, तो वो 10 लाख लोग उठाते हैं और पूरा बिजनेस में लगा देते हैं। अब उनको ये पता ही नहीं होता कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट बनाया या कुछ भी किया, वो पब्लिक तक जाएगा तभी तो बिकेगा। पब्लिक तक जाएगा कैसे? एक्चुअली क्या होता है ना, सर्वेश जी, आप देखो कि एक एंटरप्रेन्योर बड़े जतन से एंटरप्रेन्योर बनता है, ठीक है। हर एक के पास ये लग्जरी नहीं होती कि आपके बाप के पास पैसा हो और आप भी एंटरप्रेन्योरशिप करो। बिल्कुल। तो बंदा अगर एंटरप्रेन्योरशिप में घुस रहा है, आम मिडिल क्लास, तो उसके पास एक लिमिटेड फंड्स होते हैं और ये हम सबको समझ आता है। तो सबसे पहला गोल एंटरप्रेन्योरशिप का या एंटरप्रेन्योर का क्या होता है कि उसको कस्टमर मिले, ठीक है, बिल्कुल। उसकी सेल हो। तो मार्केटिंग के बारे में वो नहीं सोचता, क्योंकि मार्केटिंग में उस वक्त उसको इन्वेस्टमेंट नहीं लगती, उस वक्त उसको खर्चा ही लगता है। तो वो जितना कम हो सके मार्केटिंग पे स्पेंड करता है। आप देखो जब कोविड आया था, तो सबसे पहले क्या बजट कटा था? मार्केटिंग का ही बजट कटा था, मार्केटिंग का कटा था। ठीक है। तो ये कभी भी हमारे ना पहले कहते हैं ना फर्स्ट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स उसके फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं आता है। तो पर अब क्या है कि मार्केटिंग थोड़ी अलग हो गई है। अब जब से सोशल मीडिया कोविड के बाद बढ़ा, आपको मार्केटिंग इतने बजट रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से सिर्फ अक्ल लगा के, आपको अब अक्ल लगानी है और क्रिएटिविटी करनी है, उसी के माध्यम से आप अपने ब्रांड को काफ़ी लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला है एक एंटरप्रेन्योर को, कि वो कैसे अपनी मार्केटिंग के पैसों को घटा के सोशल मीडिया के थ्रू अपने ब्रांड को भले धीरे धीरे पर ग्रो कर सकता है और ऐसी जगहों तक पहुंच सकता है जहां वो खुद कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको क्या लगता है कि बिजनेस में मार्केटिंग कितनी ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, दो तरह के लोग होते हैं। एक, उनको ये लगता है कि हम अपने ब्रांड को धीरे धीरे करके बड़ा बना ही लेंगे, बेच लेंगे। तो क्या लगता है, बिना मार्केटिंग के ग्लोबल ब्रांड, ग्लोबल तो छोड़िए, क्या अपने अस्थाई जगह ज़मीन से भी बाहर निकल के वो बन सकता है ब्रांड? देखो ऐसे कहते हैं ना कि आपका बिना आइडेंटिटी के एक इंसान क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आपकी एक आइडेंटिटी है, मेरी एक आइडेंटिटी है। ऐसे ही बिना प्रोडक्ट की, अगर बिना मार्केट, उसको बिना एक ब्रांड बनाए, उसको बिना मार्केट करे आप कस्टमर तक नहीं पहुंच सकते, तो प्रोडक्ट की भी कोई आइडेंटिटी नहीं है। जब तक कस्टमर उसको चाहेगा नहीं, तब तक उसकी आइडेंटिटी ही नहीं है। देखो ऑब्वियसली ये कहना है कि मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है कितनी नहीं है, बड़ा ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि बोला यार मेरे 2 बच्चे हैं, मैं किससे ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो थोड़ा मुश्किल है वो कहना। क्योंकि पहली तो चीज़ होती है कि प्रोडक्ट की डिमांड होना चाहिए। तो उससे पहले भी बहुत स्टेजेस होती हैं बिजनेस में जो आपको पार करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अगर वो आपने पार कर ली हैं और आपको ये एस्टैब्लिश हो गया है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट है, कस्टमर आपका प्रोडक्ट चाहता है, आप उसका फीडबैक आपके प्रोडक्ट के प्रति अच्छा है, तो फिर आपको कुछ नहीं रोकना चाहिए उसको मार्केट करने के लिए अपने कस्टमर तक। क्योंकि जितने लोगों तक ये जाएगा, वर्ड ऑफ माउथ भी कितना काम कर लेगा। पर ये जब आप ये वाले स्टेप सारे कर लेते हैं और आपको पता है कि यार मुझे एक वैलिडेशन मिल गई है, तो अब मैं जी जान लगा दूंगा इसको सब तक पहुंचाने के लिए। और उसमें दिमाग लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बहुत पैसा नहीं खर्च कर सकते। आप जाके IPL नहीं स्पॉन्सर कर सकते कि लोगों को पता चल जाए कि भाई आपका एक ब्रांड है, या आप जाके सीधा कोई सेलिब्रिटी को नहीं साइन अप कर सकते। पर सोशल मीडिया ने सब कुछ इतना आसान कर दिया है कि 5,000 वाला इन्फ्लुएंसर भी, 5,000 मतलब पैसे नहीं, 5,000 फॉलोअर वाला इन्फ्लुएंसर भी आपको इतनी मार्केट दे सकता है कि आपकी बहुत अच्छी, मतलब आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट कहीं तक पहुंच पाए, उसमें टेस्टिंग हो पाए और उन लोगों से फिर आप एक मल्टीप्लायर इफेक्ट पैदा कर सको। तो अब मार्केटिंग इज नॉट अबाउट पैसा खर्चना, अब मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग इज अबाउट स्मार्टनेस। कितनी स्मार्टली आप वो कर सकते हो, दैट इज ब्रांडिंग। अब अच्छा, आप एक चीज जो कहते कहते रुक गई थी ना, मैं उसको पूरा करना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप ही पूरा करें। वो 5,000 फॉलोअर वाला ना, 5,000 रुपए में भी आपके लिए 5 लाख का बिजनेस क्रिएट कर सकता है। बिल्कुल। अब तो मैं कहती हूँ 1,000 फॉलोअर में भी आपके लिए पता नहीं कितने लाखों का बिजनेस क्रिएट कर सकता है। देखो, फॉलोअर होना जरूरी नहीं है आपको कस्टमर दे। मिलियन फॉलोअर वाला तो व्यूज ला नहीं रहा अब, तो फिर बात तो सही हाँ, है। तो बिलियन फॉलोअर वाला कस्टमर क्या लाएगा आप बताओ?
तो ये भी एक स्मार्ट मूव है भाई, यही यहीं पे आपको पता है वही दिमाग लगाना है, और आपके पास साथ ऐसे थोड़े लोग होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर पाए इस चीज़ में कि कौन सा इन्फ्लुएंसर या कौन सा मीडियम आपके लिए सही है, कितनी वो आपको रिटर्न दे सकता है, कैसी उसकी इंगेजमेंट है, थोड़ा वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि यार इसके तो बड़े फॉलोअर्स हैं, चलो यहाँ चलता हूँ, पर ज़रूरी नहीं वो ऑडियंस आपको चाहे या वो ऑडियंस हाँ, आपके प्रोडक्ट ये के लिए बड़ी हो। बात है, ये बड़ी बात है। तो आपको ना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छे से करनी पड़ती है इस केस में भी। और क्योंकि लोग इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, ये उनके ना दिमाग के पीछे होता है, आगे सिर्फ सेल्स हो रही होती है। सेल्स हो रही होती तो है। क्योंकि पीछे होता है तो इसलिए आप अक्सर गलत फैसले लेते हो सोशल मीडिया पे जब आप मार्केटिंग कर रहे होते हो, और फिर आप कहते हो कि यार ये सोशल मीडिया में इतने पैसे टल गए हमारे, इससे तो कुछ नहीं होता, हम एजेंसी नहीं हायर करेंगे, वो तो हमें लूट लेती है। आप समझे? तो ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की, आपका वो माइंडसेट ही नहीं है कि आप भी उसमें घुसो। जब आप अपने प्रोडक्ट में घुसते हो, अपनी सेल्स में घुसते हो, हर रोज उसकी रिपोर्ट लेते हो ना, आज कितनी सेल हुई, आज कहाँ सेल हुई, किसने किसने मेरे कॉल सेंटर में कितनी सेल की, हर कोई ये रिपोर्ट एक जाती है जिसको हम एक मास्टर शीट कहते हैं, हर रोज मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज में जाती है। तो फिर सोशल मीडिया की क्यों नहीं ये रिपोर्ट जाती हर रोज या हर दूसरे दिन, क्यों नहीं उसको एक वर्टिकल की तरह ट्रीट किया जाता? अगर वो आप करने लगोगे तो आप देखो आप कितनी स्मार्टली यूज करोगे उसको, और आपकी टीम भी समझ जाएगी। नो डाउट, और अगर टीम समझ गई ना तो फिर आपके लिए आगे इस काम को करना आसान होगा। मुझे ये बताइए, आजकल एक नया ट्रेंड आया जिसको आपने शुरू में कहा था, उस बात को वापस हम लोग उस पे आते हैं। आज प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना आसान है या व्यक्तिगत मार्केटिंग करना आसान है, और दोनों में प्रभावशाली क्या है? जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, हम लोग पतंजलि को उठा लेते हैं। पतंजलि बड़ा हुआ तो बाबा रामदेव बड़े नहीं हुए, बाबा रामदेव बड़े हो गए तो पतंजलि खड़ा हो गया। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है किस पे ज़्यादा काम करने की जरूरत है, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने पे या खुद को ब्रांड बना के प्रोडक्ट को ब्रांड बना देने पे? देखो ये भी डिपेंड करता है दो तीन सिचुएशंस पर। ओके। कि आप कितने ब्रांड बनने के लायक हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। क्योंकि हर एक फाउंडर ज़रूरी नहीं है कि वैसा हो। ठीक है। कुछ लोग बैकएंड पे काम करके अच्छा काम कर लेते हैं, अगर उनको फोरफ्रंट पे ले आओ तो वो नहीं काम कर नहीं पाते काम हैं। कर पाते हैं। तो देखो ये उस पर भी डिपेंड करता है, अब क्या ब्रांड को पहले बनाएं या फाउंडर को पहले ब्रांड बनाएं या व्यक्तिगत रूप से उसको बढ़ाएं, ये भी दोनों को बढ़ाना ही मुश्किल है। क्योंकि दोनों में अपनी अपनी क्वालिटीज़ आती हैं और ज़रूरी नहीं दोनों की क्वालिटी सेम हो। तो अगर एक फाउंडर की क्वालिटी है कि वो कहते हैं ना, कुछ लोग थोड़े सीरियस होते हैं, गुड लुकिंग है, थोड़ा उसकी थोड़ी ऐसी छवि आती है, तो उसको अपना ब्रांड उस तरीके से बढ़ाना चाहिए, पर ज़रूरी नहीं उसका प्रोडक्ट वैसा हो सकता है उसका प्रोडक्ट कोई इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट हो, तो वो ब्रांडिंग अलग चल रही होगी, वो शायद यूथ के साथ हो, फन हो, कुछ अलग ब्रांडिंग हो। तो हर एक दोनों की जर्नी ना अलग चलती है, पर उसको मेल खिलाना पड़ता है, क्योंकि लोगों को समझ आना चाहिए कि हाँ यार ये ब्रांड ये इस फाउंडर के साथ जुड़ा है। फॉर एग्जाम्पल पीयूष बंसल, लेंसकार्ट ब्रांड आजकल तो बहुत कूल हो गया है वो ब्रांड, पर आप उनकी छवि देखो तो बहुत ही ऐसे सोबर, सुलझे हुए, सिर्फ वो कलर्ड ग्लासेस ज़रूर पहनते हैं अपने, पर उनका अटायर भी बहुत ही सोबर सुलझे, बोलने में भी वो बहुत ही ऐसा नहीं करते कि किसी पे कमेंट मारें या कुछ करें। पर लेंसकार्ट इज़ अ कूलर ब्रांड, वो यूथ के लिए है वो, तो उनकी मार्केटिंग लेंसकार्ट की अलग चलती है, पर उन्होंने अपना ब्रांड अलग बनाया जिससे लोगों ने कनेक्ट किया, और फिर उन्होंने लेंसकार्ट को खरीदना भी शुरू किया होगा, या जो लोग उनके फर्स्ट टाइम कस्टमर्स बने होंगे उनको देख के। तो दोनों की ब्रांडिंग पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना फाउंडर बिकता है ना उतना ही प्रोडक्ट बिकता है आजकल। तो फाउंडर भी अगर साथ में बिकेगा और प्रोडक्ट भी बिकेगा तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। फाउंडर नहीं बिक रहा, सिर्फ प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपको सिंगल बेनिफिट मिलेगा। एक चीज़ देखने में आई है आजकल, और मुझे लगता है मार्केटिंग का जो बजट की बात कर रही थी ना, वो कैसे कम हो गया। आपको ट्रिगो का ऐड याद होगा? हाँ हाँ होटल वाला। हाँ हाँ वो सिर्फ इसलिए मशहूर हो गया वो ऐड और वो व्यक्ति, की लोग कहते हैं ये कौन है यार, किस तरह से बोलता है क्या है? और बाद में वो यूएसपी बन गई। हाँ। मुझे लगता है कि अगर कोई स्मार्ट कंपनी है तो वो अगर अपने जो मैन पावर है ना उनके फेस वैल्यू को भी लेकर के आगे आए। अब मॉडल्स का ज़माना नहीं रहा, आप देख रहे होंगे लोग खुद आते हैं, अपनी टीम को लेकर के आते हैं। क्या लगता है कि इसमें क्या रणनीति अपनानी चाहिए? देखो हर एक ब्रांड की पहले मार्केट के हिसाब से रणनीति अपनाओ। अगर आपका ब्रांड लग्जरी है ठीक तो है। आप खुद नहीं कर सकते वो, तो आपको लग्जरी दिखानी पड़ेगी, खुले हाथ से पूरा दिखाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको बहुत सुंदर लोग भी लाने पड़ेंगे जो शायद मॉडल्स ही कर सकते हैं या कोई एक्टर्स कर सकते हैं, पर आम तौर पे वो एक्सेप्शन है। ज़्यादातर ब्रांड्स जनरल मासेस को ही टारगेट करते हैं, और जनरल मासेस को अपने जैसे लोगों के साथ लिंक करना अब अच्छा लगता है
और अब चलता ओटीटी ने क्यों सब कुछ खा लिया, हाँ किस लिए खा लिया, क्यों? क्योंकि रियल स्टोरीज दिख रही थी भाई। वो एरा चेंज हो गया जब मुझे हीरो देखना था जो 50 लोगों को मार के लड़की को उठा के लेके जाए और शादी करे। भाई मुझे वो हीरो देखना है जो दारू पी के गिर जाए और एक्चुअली लड़की को फिर उठा के या लड़की वहाँ रह जाए, क्योंकि ये रियल लाइफ में होता है। तो वो स्टोरी मुझे देखनी है कि रियल लाइफ में बंदा कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि वो चीज़ें मेरे साथ हो चुकी होंगी और मैं उससे रिलेट करूँगी। तो जितना रियल आप अपनी मार्केटिंग को अब रखोगे, उतना रियल आप कस्टमर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। जितना आप उसको सुपरफिशियल बनाने में अपना सोचोगे ना, यार इसमें ये डालते हैं, ये डालते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं, उतना ही आप कस्टमर से दूर हो जाते हो। तो रिलेटेबिलिटी अब किस चीज़ में? रियलनेस में। बहुत सिंपल है ये। अब जैसे आप अपने डेजिग्नेशन के नीचे लिखती हैं, आपकी जो कंपनी है, कि आप पर्सनल ब्रांडिंग एंड कम्युनिकेशन कोच हैं। जी। अब जब आप किसी कंपनी को असिस्ट करते हैं तो आप ओवरऑल क्या करती हैं, किस तरीके से उसके लिए कोई मानक बनाती हैं जैसे वो मार्केट में खुद को पिच कर पाए? मैं 2 तरीके से काम करती हूँ। देखिए, पर्सनल ब्रांडिंग ना कभी भी कंपनी को नहीं लगती। ठीक है। पर्सनल ब्रांडिंग हमेशा पर्सनल होती है। ठीक है। तो वो व्यक्तिगत ब्रांडिंग है। ठीक है। तो जब हम पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो हम कंपनीज के फाउंडर्स के साथ काम करते हैं। ओके। उनकी ब्रांडिंग पे काम करते हैं कि वो अपने आप को कैसे ब्रांड कर सके ताकि कंपनी भी आगे बढ़े। क्योंकि क्या होता है, देखो आजकल सब सोशल मीडिया पे होना चाहते हैं, राइट? पर मैं और आप हैं, क्या आप सोशल मीडिया पे पैरागॉन चप्पल को फॉलो करोगे या पैरागॉन चप्पल के मालिक को फॉलो करोगे जो आपको अपनी लाइफ की कहानियां बता रहा है? उसके मालिक को फॉलो करेंगे। एग्जैक्टली तो पॉइंट ये है कि आप ना इंडिविजुअल को फॉलो करना पसंद करते हो, आप इंडिविजुअल से कनेक्ट करना पसंद करते हो। और ये मानसिकता है, ऐसा नहीं कि आज ये हो रहा है, ये जनरल मानसिकता है। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हम पर्सनल ब्रांडिंग कोच की बात करते हैं तो हम कंपनी में जब जाते हैं तो हम पहले देखते हैं क्या हम फाउंडर को किसी तरीके से ब्रांड कर सकते हैं। तो हम पहले उसकी ब्रांडिंग पे काम करते हैं साथ बाय साथ। जो कंपनी की ब्रांडिंग होती है ना, वो हमें देखना होता है कि ऑलरेडी वो क्या कर रही है ठीक और है। उसमें वो कैसा कर रही है। फिर हम देखते हैं कि कितना उसको रियल सेंस में हम सोशल मीडिया पे ला सकते हैं, क्योंकि हम एड्स वैड्स नहीं करते, उसके लिए एजेंसीज हैं, वो एड्स कर लेंगी। हम ये देखना चाहते हैं कि हम सोशल मीडिया कंटेंट, और वो भी ऑर्गेनिक, पेड नहीं कह रही, ऑर्गेनिक कंटेंट को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं एक व्यूअर के लिए या एक उनके फॉलोअर के लिए, कि वो उनके पेज पे बार बार आना चाहे और ये देखना चाहे कि भाई उस प्रोडक्ट में नया क्या आ रहा है। और ज़रूरी नहीं वो मार्केटिंग प्रोडक्ट की हो, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से भी एसोसिएटेड हो सकती है। अब नाइकी बार बार जूते नहीं दिखाता है, पर नाइकी ने आपको ये समझा दिया है कि भाई हम एक ऐसा ब्रांड है जो इंस्पिरेशनल है। तो वो कुछ भी लाता है ना, उसमें कोई इंस्पायरिंग स्टोरी होती है और वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है, या मुझे लगता है कि वाओ क्या स्टोरी दिखाई यार उन्होंने, और फिर मैं उसके पेज पे ऑटोमेटिकली जाती हूँ। ऐसे ही ब्रांड को भी ना अपने प्रोडक्ट नहीं बेचने हैं पेज पे, ब्रांड को अपनी वैल्यू बेचनी है। ओके। तो अगर आपकी वैल्यू में यूथफुलनेस है या आपकी वैल्यू में कुछ एडवेंचर है, तो आप उससे रिलेटेड कंटेंट सोचिए और वो डालिए, क्योंकि फिर वो ऑटोमेटिकली आपका ब्रांड वैल्यू उसके आगे बन जाएगी। तो और जी जी। और एक चीज़ और होती है कि ना लोगों को ना बड़ा इंस्टेंट, हमें जब ब्लिंकिट मिल गया है लाइफ में, हाँ। हमें ब्रांडिंग भी इंस्टेंट चाहिए अब। भाई ब्लिंकिट 10 मिनट में आता है तो ब्रांडिंग क्यों नहीं 1 महीने में हो सकती? भाई लोगों को सालों साल लग गए ब्रांड बनने में, आपका क्यों 1 महीने में बन जाएगा? ऐसा क्या तीर आपने निकाल लिया है अभी? तो इसमें समय लगता है। तो कॉन्स्टेंटली बंदे के दिमाग में ना हमें ये ड्रिल करना पड़ता है। एक 7-11 रूल है वैसे बाय द वे, ओके। कि जब आप किसी बंदे से पर्सनली मिलते हो, जैसे मैं आपके साथ मिली, तो मुझे 7 घंटे चाहिए आपके साथ कम से कम, कि मैं आपको अपने अक्वेंटेंस, मतलब कि सिर्फ मिली हूँ अभी आपसे, कोई एक फ्रेंड या अच्छी कैटेगरी या मैं ऐसी कैटेगरी में डाल सकूँ कि मैं आपको फॉलो करूँ। ओके। तो 7 घंटे मतलब इकट्ठे 7 घंटे नहीं, पर जनरली जब तक मैं आपसे 7 घंटे इंटरैक्ट नहीं करती, आज 1 घंटे किया, 3 दिन बाद 2 घंटे किया, फिर 1 घंटे, तो आप मेरे को आपके साथ 7 घंटे बिताने पड़ेंगे। सिमिलरली सोशल मीडिया पे 11 टच पॉइंट्स कहते हैं, जब तक आप नहीं टच करते एक कंज्यूमर को, तब तक वो आपके ब्रांड को फॉलो नहीं करता है। 11 टच पॉइंट्स का मेरा मतलब है, जैसे उन्होंने फाउंडर को पॉडकास्ट में देख लिया, आपके कोई ब्रांड की रील देख ली, फिर किसी कोई इवेंट पे आप गए, वहाँ का कुछ निकाल के आपने डाला हुआ, तो अलग अलग टच पॉइंट्स उनको चाहिए, और वो 11 बारी देख लेना आपको, तब उनकी रिकॉल बैठती है, वरना वो आपको पहले 2-3 बारी में शायद याद रखे फिर भूल जाते हैं। तो इतना जब जतन करने के बाद आपको एक कस्टमर मिलता है, आपके ब्रांड को फॉलो करने लगता है, तो आपको क्यों लगता है कि उसमें कम समय लगेगा? तो ये भी एक चीज़ है कि लोगों को समझना चाहिए कि ब्रांड बिल्ड करना ऐसा कोई अब चुटकी का खेल नहीं है।
ब्रांड बिल्ड करने में मेहनत उतनी ही लगती है जितनी पहले लगती थी। मुश्किल क्या है ना कि हमारे इंडिया में ना ये सबसे खतरनाक चीज़ है, यही वजह है कि रिश्वतखोरी और करप्शन बढ़ता है। उनको हर चीज़ जल्दी चाहिए, शॉर्टकट से चाहिए। और बिजनेस में भी बहुत लोग इसलिए फेल होते हैं कि वो लगातार एजेंसी बदलते रहते हैं। जिसको दिया 1 महीने में उनको रिजल्ट चाहिए, नहीं दिया तो आपने दूसरे, अब आप एक को दिया आपने और वो नहीं कर पाई तो आप दूसरे के पास, भाई जितना उसने किया था वो अगला उसको फिर से शुरू करेगा। और मैं जब किसी को साइन अप करती हूँ एज अ क्लाइंट, जैसे मैं बहुत इन्फ्लुएंसर्स के यूट्यूब हैंडल करती हूँ, तो मैं उनको पहले बोलती हूँ कि 3 महीने तो हमें पहले आप ना आप छोड़ सकते हो ना मैं छोड़ सकती हूँ। ओके। तो 3 महीने तक ये एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट है, आप ऐसे समझ लो, और उसमें डिवोर्स नहीं हो सकता। क्या बात 3 महीने बाद आप भले ही सोच लो, अगर आपको लगता है कि वैल्यू नहीं हुई या मुझे लगता है मैं आपके साथ नहीं काम कर सकती, तो वी कैन पार्ट वेज। क्योंकि ये मीडियम ही ऐसा है कि आपको समझने में 1 महीना लगता है कि किस हिसाब का कंटेंट चल रहा है, स्पेशली जब आप ब्रांड्स के साथ डील कर रहे हो या आप एक नए इन्फ्लुएंसर को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अभी तो ऑडियंस बिल्ड होएगी ना, अभी तो आप एक्सपेरिमेंट करोगे। अरे मुझे लगता है कि उनके अकाउंट को ऑप्टिमाइज करने में ही आपको 1 महीना चला जाता है। अगर उनके बिल्कुल 5 प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, तो उसको बिल्कुल ऑप्टिमाइज करने में उनके मतलब जिस चीज़ पे वो रैंक करेंगे वो मतलब आपको सेट करने में ही अच्छा खासा टाइम तो जाएगा। हम तो 3 महीने की शादी लेकर चलते हैं, भले मान जाते कितनी हैं लोग? सारी 3 महीने की करें, बट करते जरूर है। मान जाते हैं? मान जाते हैं। मान देखो जाते हैं। तरीका होता है समझाने का। अब आपको उनको बताना पड़ता है कि आप क्यों 3 महीने ले रहे हो, और अगर आप उसको जस्टिफाई कर सको तो मुझे लगता है हर कोई मानता है, अगर उसको लगे कि हाँ यार वैल्यू मिलेगी। वैल्यू पे लोग मानने को तैयार हो जाते हैं। आपने 2 चीज़ों की बात की ना कि बिजनेस की और फाउंडर ब्रांडिंग की। क्या लगता है किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा तेज होती है? कौन ज़्यादा आरओआई जनरेट कर सकता है, या किस पे लोग ज़्यादा तेज़ी से फेथ करते हैं? देखो फॉर श्योर फाउंडर पे ज़्यादा जल्दी से फेथ आ जाता है, या फाउंडर पे ज़्यादा जल्दी लोगों को रिकॉल आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग बातों के भूखे होते हैं, हम लोग एक कनेक्ट के भूखे होते हैं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो कनेक्ट मैं कभी भी बोट के साथ नहीं कर पाऊंगी जो मैं अमन गुप्ता की फोटो देख के कर लूंगी। हाँ। अगर मैं तो वो एक डिफरेंस है ही। तो फाउंडर ब्रांडिंग से क्या होता है कि आप जल्दी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, अगर आप में देने को कुछ है। Okay. अगर आप में देने को कुछ नहीं है तो वो आकर्षण भी नहीं रहेगा। पर यू हैव टू गिव समथिंग, कोई वैल्यू देनी पड़ती है आपको, तो आप लोग आपसे आकर्षित डेफिनेटली होंगे। जो एक ब्रांड के केस में थोड़ा टाइम लगता है, अनलेस एंड अनटिल हम कोई ब्रांड का बहुत ही अनयूजुअल सा कुछ कर दे सोशल मीडिया पे और एकदम से वो वायरल हो जाए और किस्मत चमक जाए, वो होने में समय लगता है। कोई चीज़ कब क्लिक होए आपको नहीं पता होता एक्चुअली। ये बात तो सही है। तो इसीलिए फाउंडर की अगर ब्रांडिंग करो और फाउंडर में वो बात है तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट ज़्यादा बेटर आएगा। ऐसा भी होता है क्या कि कोई फाउंडर, जैसे बहुत से लोग ऐसे मिलते होंगे और आते होंगे कि वो करना चाहते होंगे, कभी किए नहीं, वो उनका फील्ड नहीं, वो तो बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन है। अब जो एजेंसीज हैं, जैसे या तो आप हैं, आप कम्युनिकेशन को भी डील करती हैं और बाकी चीज़ों को भी, तो क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों में से चीज़ों को निकलवाया जा सकता है, उनको ब्रांड बनाया जा सकता है अगर थोड़ी मेहनत की जाए तो? या कोई भी व्यक्ति जो हमें देख रहा होगा वो चाहता होगा कि मुझे भी अगर कोई गाइड करे तो मैं बन सकता हूँ क्या? देखो बनने को हर कोई बन सकता है, आपको देखना है कि उसमें क्या वो एक चीज़ है जिस पे आप खेल सकते हो। ओके। अब जैसे हम दोनों बैठे हैं, आपकी एक बिल्कुल अलग पर्सनालिटी है, मेरी एक अलग पर्सनालिटी है, बिल्कुल। पर आप में एक सादगी है जिस पे मैं खेल सकती हूँ, मेरे में शायद एक कॉन्फिडेंस है जिस पे आप खेल सकते हो। तो हमें वो चीज़ ढूंढनी है कि क्या वो हम चीज़ है जो पकड़ के फिर उनके ब्रांड को बिल्ड कर सके। क्योंकि देखो एज अ फाउंडर नॉलेज आपके पास होगी, वो नॉलेज को कैसे पैकेज करना है बस वही थोड़ा सा समझना है, क्योंकि पैकेजिंग का खेल तो है ब्रांडिंग में। देखो धीरे धीरे लोगों को आपकी ट्रस्ट, बट पैकेजिंग का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एक झूठी पैकेजिंग की लेयर करो, क्योंकि वो आप ज़्यादा देर तक नहीं रह सस्टेन कर टिक नहीं पाओगे। पाएगी वो। अगर आपको झूठा ही करना है या आपको कुछ ओवर द टॉप करना है ना, तो वो फिर परफॉर्मेंस है, ब्रांडिंग नहीं है। और कितनी बारी अच्छी परफॉर्मेंस दे दोगे, पर ब्रांडिंग में आप ऑथेंटिसिटी लाते हो, आप ट्रस्ट लाते हो, तो वो आपका एक नेचुरल सेल्फ है जो आपको सारी ज़िंदगी चला सकता है। ये जो हम ऊपर नीचे करते हैं, थोड़ा वो सब करते हैं, वो परफॉर्मेंस है, वो थोड़े बार चलती है और उसके बाद वो फुस हो जाती है, कहते हैं ना जैसे, और कहीं कहीं आपको हेल्प कर देगी। एक बात बताइए, कभी ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि मुझे लोग बताते हैं कि जब दिल्ली के बाहर से गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग फ़ोन करें और किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को ढूंढ रहे हैं या किसी ऐसे कोच को ढूंढ रहे हैं, वो ये बोले कि मैं नोएडा से बैठा हुआ हूँ या दिल्ली से बोल रहा हूँ, तो कहता नहीं आप लोग तो फ्रॉड हो, आप लोग डिजिटली फ्रॉड कर लेते हो, पैसा ले लेते हो और हमारा काम नहीं करते। ऐसा कभी आपका सामना हुआ है? नहीं, ऐसे फ्रॉड तो कभी किसी ने नहीं बोला है,
पर मैंने ये एग्जाम्पल ज़रूर देखा है कि जो क्लाइंट मेरे पास आया है उसने ये मुझे ज़रूर बोला होगा कि मेरी पिछली एजेंसी ने मुझे फ्रॉड किया, तो मुझे नहीं पता आगे जाके क्या बोलता होगा, बट मुझे उसने ये ज़रूर, काफ़ी क्लाइंट्स ने बोला है ये कि हमें पिछली एजेंसी ने इतने पैसे लगवा दिए पर हमें आरओआई नहीं मिला, हमें इतनी एजेंसी ने ऐसे करा पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। एक दूसरा संकट है जिसके लिए मैंने क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है मैं सही से कन्वे नहीं कर पाया। आजकल डिजिटल मीडिया के मार्केटिंग के नाम पे या इस तरह के कोचेस के नाम पे लोग क्लास करते हैं, 2-3 महीने का शॉर्ट टर्म कोर्स करते हैं, उनको गूगल चलाना आ गया, फेसबुक चलाना आ गया, इंस्टाग्राम चलाना आ गया, लिंक्डइन चलाना आ गया, वो अपनी लीड जनरेट करते हैं, अगले क्लाइंट को बातचीत करके कन्विंस कर लेते हैं और काम नहीं कर पाते तो वो गायब हो जाते हैं। और ऐसे में जो जेन्युइन कंपनी या जेन्युइन कोच बैठे हुए हैं उनके साथ समस्या होती है। कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा? मुझे लगता है ये मेरे ही फील्ड में नहीं, हर एक फील्ड में ये, जब से कोचिंग इंडस्ट्री कोविड के बाद ये हुई है ना, फैली है, हाँ। और कुछ रेगुलेशन तो है नहीं इसमें, तो हर कोई कोच तो बन ही सकता है और बना ही हुआ है। मतलब अब तो मैं जिसको पूछूं, मैं ये कोच हूँ, मैं ये कोच हूँ। कल तो मैं किसी को मिली थी, वो कोई पेट्स के कोच भी बने हुए थे। मैं कहा अच्छा ये भी कोचिंग शुरू हो गई है अब तो। नहीं, उसमें तो होते हैं पहले से पुराने ट्रेनिंग हाँ, देने वाले होते थे। ट्रेनर, वो कहते हैं नहीं हम पेट को अलग तरीके से, हम ये कोचिंग करते हैं, हम ये कोचिंग। तो मैंने तो ये बोला आप ट्रेनर है क्या? नहीं नहीं, हम ट्रेन नहीं करते, अच्छा, हम ये हाँ। करते हैं। मैं कहा ओके, आई अंडरस्टूड। तो पॉइंट ये है कि हर एक कोई अब अपने आप को कोच ब्रांड करने पे लगा हुआ है, पर क्या आपको वो नॉलेज है जो एक एक्चुअल में कोच में होनी चाहिए? क्या आपने अपने आप को सिर्फ एक्सपीरियंस से नहीं बट अपने आप को लर्निंग से भी उतना ग्रो किया है? हो सकता है आपको कहीं 5 मतलब मुश्किल से 3 साल का या 2 साल का किसी चीज़ में एक्सपीरियंस हो, तो आप कोच नहीं बन सकते। आपको उसमें और स्किल्स अपनी सीखनी पड़ती हैं, आपको एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं, आपको बड़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो ये आप सही कह रहे हो कि कुछ ढोंगी कोचेस की वजह से जेन्युइन लोगों को प्रॉब्लम आती है। और मैं एक बहुत क्लियरली आज आपके चैनल पे कहना चाहती हूँ कि कोई भी कोच अगर कहे कि मैं 2 महीने में 3 महीने में आपको आपके इंस्टाग्राम को यहाँ से यहाँ पहुँचा दूंगा और ऐसे कर दूंगा, वो कुछ गलत ही करेगा। हाँ, आजकल क्या है ना, तो टूल से लोग खरीदते तो हैं, टूल से खरीदा और चिपका दिया उन्होंने। Exactly. अच्छा, आप एक बात बताइए कि जो लोग देख रहे होंगे अब उनको ये संकट आएगा ना कि अब हम कैसे पता करेंगे कौन जेन्युइन है या किस तरह की कंपनी को चुनना चाहिए? इसमें 2 सवाल हैं। एक तो चलिए मैं पहला पूछ लेता हूँ पहले कि अगर कोई किसी कोच का सहारा लेना चाहता है तो उसको एक कोच के अंदर ऐसा क्या देखना चाहिए कि उसको फेथ हो जाए कि ये कोच ना मेरे लिए परफेक्ट है? देखो 2-3 चीज़ें होती हैं इसमें। क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा फोरम नहीं है या मीडियम नहीं है जिससे आप चेक कर सको, जैसे डॉक्टर्स के लिए आप चेक कर पाते हो कि डॉक्टर कितना अच्छा है या नहीं है। कोचेज़ में अभी ऐसा कुछ है नहीं, पर फिर भी मैं कहूँगी कि आप जिस कोच के पास जा रहे हो, कम से कम उसकी इतनी रिसर्च करो कि सोशल मीडिया पे उसकी क्या स्टैंडिंग है। उसकी सिर्फ फॉलोअर्स देख के और उसकी वीडियोस देख के मत बंद करो, उसकी वीडियो में क्या कमेंट्स है ये देखो। आपको उससे समझ आ जाएगा। वैसे तो अगर गंदे होंगे तो डिलीट भी हो जाते हैं, पर अक्सर कहीं ना कहीं लोग छोड़ देते हैं कुछ कमेंट जो आपको मिल जाता है। तो आप ये देखो कि सोशल मीडिया स्टैंडिंग कैसी है, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नॉट फॉलोअर। हो सकता है कुछ कोच जिनके बिल्कुल फॉलोअर्स बहुत कम है पर बहुत अच्छे कोचेज हैं, क्योंकि वो नहीं करना चाहते, वो अपने कोचिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हाँ। तो एक ये तरीका है। सिमिलरली गूगल पे आप चेक करो कोई रिव्यूज़ हैं, अगर नहीं है तो आई थिंक देन सोशल मीडिया इज़ द ओनली क्वेश्चन जहाँ पे आप कुछ कर सकते हो। पर ये कुछ तरीके हैं। फिर अगर आपको लगता है कि यार ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, आई वुड रिकमेंड कि उसका रिकॉर्डेड कंटेंट खरीदने से पहले क्या कोई कॉल हो सकती है उसके साथ। बहुत सारे कोचेज आजकल 1-on-1 कॉल रखते हैं और बहुत नॉमिनल पैसों पे रखते हैं, तो वो आप उसको सोचो मत यार मेरे को ये 1000-1500 रुपये उस कॉल के देने तो मैं क्यों दूँ। पर उससे आपको समझ आ जाएगा कि यार ये कितनी जेन्युइनली बात कर रहा है और क्या ये जो बोल रहा है उसकी एग्जीक्यूशन से मैच होती है। और दूसरी चीज़, उसके क्लाइंट्स पता करो, उनका काम देखो कि उनके पेजेस पे क्या काम हुआ है, क्योंकि वो तो जेन्युइनली दिखेगा। तो अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं उस पर फॉलोअर ज़्यादा भले ना हो, पर आपको काम अच्छा लग रहा है, आपको वो एफर्ट दिख रहा है, तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा कि यार ये लोग एटलीस्ट सोच के कोई स्ट्रैटेजी के साथ आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आप चेक कर लो तो मुझे लगता है मोटा मोटा 80% आप एक सही बंदे को चुन सकते हो। और अगर कोई किसी एजेंसी को हायर कर रहा है तो? तब भी सेम केस होता है कि एजेंसी की वेबसाइट्स होती हैं, आप उन पे क्लाइंट्स देखो, उनके सोशल्स पे जाओ, कहीं आपको अगर दिख सकता है लिंक्डइन पे उनके किसी मार्केटिंग हेड को कांटेक्ट कर लो, उस क्लाइंट के, एजेंसी के नहीं, तो आपको उससे भी और फीडबैक मिल जाता है कि क्या वो एजेंसी सही काम कर रही है नहीं कर रही है। जैसे मुझे याद है एक कंपनी के साथ मैं कंसल्ट कर रही थी और वो बिग बास्केट को किसी तरीके से थोड़ा बहुत उनका काम कर रहे थे, तो किसी ने उनको हायर करने के लिए बिग बास्केट के
डिजिटल टीम को एक मेल लिखा था हमारा रिव्यू, मतलब उस कंपनी का रिव्यू जानने के लिए। अच्छा, तो उन्होंने जो फीडबैक दिया उससे फिर उनको थोड़ी सी भरोसा हुआ। भरोसा हुआ कि ये कंपनी जेन्युइन है, ठीक ठाक काम करती है, और फिर उन्होंने उस कंपनी को अप्रोच किया। अच्छा, एक बहुत बड़ी मुश्किल है इस डिजिटल फील्ड में ना, यही मुश्किल है कि आपने कहा कोई मॉनिटरिंग का कोई वो नहीं है, पैमाना नहीं, कोई मानक नहीं है, कोई भी आ जाता है, वो काम करने की बात करता है और लोग ट्रस्ट तो करेंगे, किसी न किसी पे करेंगे, बिल्कुल। और जब वो धोखा खाते हैं तो वो आगे बढ़ने से पहले सोचते हैं। ये खासकर ऑफलाइन ब्रांडिंग में ये हालत नहीं है जो ऑनलाइन में है। एक जो एजेंसी होती है ना, उसकी प्रभावशाली कम्युनिकेशन स्किल कैसी होनी चाहिए, और उसको अगर नहीं है तो उसको कैसे मजबूत बना सकती है, कैसे बेहतर बना सकती है? देखो, मैंने ना बहुत पहले आपको एक बात कही थी कि आजकल ना रियल का ज़माना है। अब प्रॉब्लम पता है क्या है, एक तो एजेंसीज रियल नहीं होती, एक वो रिसर्च नहीं करती, दोनों आ रहे हैं, ना रियल है ना रिसर्च है। ठीक है। तो अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है और उस अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम लेके आया, एक तो पहले ही कॉल में या पहले ही में आपको उसको सोल्यूशन नहीं देना है, पहले Okay. उसकी समझो प्रॉब्लम, ओके। और वो क्या करना, उसका गोल तो समझो पहले। बिना गोल समझे आप कैसे सोल्यूशन दे सकते हो? तो जब आपने पहली कॉल जो आपकी होनी चाहिए एजेंसी के साथ, और अभी मैं कहती हूँ फाइनलाइज नहीं हुई एजेंसी, आप अभी देख ही रहे हो, वो पहली कॉल में क्लाइंट को ये समझना चाहिए कि एजेंसी कितने अच्छे से मेरा गोल समझी, और एजेंसी को कम्युनिकेशन के थ्रू ये जानना चाहिए कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है और उसका गोल क्या है। और फिर आई थिंक रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल एजेंसीज क्या है, रिसर्च नहीं करती हैं कि उनके कंपेटिटर्स कैसा कर रहे हैं, मार्केट कैसी है, एक्सटर्नल ब्रांड्स अगर वेस्टर्न इंडिया में जैसे कहते हैं ना कुछ ग्लोबल ब्रांड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं इस फील्ड में। जब आप ये पूरी रिसर्च के साथ, कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ जाओगे नेक्स्ट टाइम अपने क्लाइंट के साथ, अपने क्लाइंट के पास कम्युनिकेट करने, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा कि आप क्या डिलीवर करना चाहते हो, वो भी बेटर होगा। क्लाइंट को भी अच्छा लगेगा कि यार इस एजेंसी ने कुछ काम किया समझने के लिए कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। वरना आप सीधा यही बोलोगे हम ये 5 रील करेंगे, 10 ये करेंगे, 5 शॉर्ट्स डालेंगे, ऐसे करेंगे, हम कंटेंट ऐसे करेंगे, हम वैसे कर सकते हैं। आजकल जैसे लोग बोलते हैं थोड़ा, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वो करेंगे, ये वैसे ऐसे, ये वो, वहाँ जाना, ऐसे करना, ये प्लीज एडजेक्टिव्स छोड़ दो अब। बी रियल, अंडरस्टैंड द गोल ऑफ द पर्सन एंड मेक अ प्रॉपर प्लान ऑन पेपर एंड डू योर रिसर्च। जब आप रिसर्च करोगे विद क्रिएटिविटी, क्योंकि ये क्रिएटिविटी का काम है, सिर्फ रिसर्च करके डिलीवर ना कर सको तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही तो बात है। विद द क्रिएटिव इनपुट, अगर आप उसको एक शुरुआत में एक ब्लूप्रिंट दिखा सकते हो, कोई ये नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल उसको क्रिएटिव बना के दिखाओ, पर एक ब्लूप्रिंट तो दिखा सकते हो। उतना टाइम लो, उसको बोलो समय दो, मुझे 1 हफ्ते का समय दो ये करने के लिए, और उस 1 हफ्ते के समय में ना आखिरी के 2 दिन में मत बैठना। उस 1 हफ्ते के समय ऐसा में होता है, ऐसा ही होता ऐसा है, ही होता है, ऐसा ही होता है। उस 1 हफ्ते के समय में कम से कम थोड़ा 3-4 दिन पहले टीम के साथ बैठ के, या अगर आप अकेले कर रहे हो तो दिमाग लगाना शुरू करो, क्योंकि जब वो लास्ट के 2 दिन होते हैं ना, फिर वो उतना ही काम हो सकता है और उतना ही दिमाग लग सकता है। हाँ, क्योंकि फिर आप हड़बड़ी में रहेंगे ना, आपको देना है। बिल्कुल। अभी आप जब ये एरा चेंज हुआ है, सब कुछ चेंज हुआ है, तो आप सबसे ज़्यादा प्रभावशाली एडवर्टाइजमेंट का या पीआर का कौन सा माध्यम मानती हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, डेफिनेटली ऑनलाइन। ऑफलाइन तो मर गया है, मुझे तो लगता है ऑफलाइन इज ऑफ। क्यों, ऐसा क्यों बिल्कुल लगता ऑफ। आप क्या देखते हो ऑफलाइन में? क्या आपका ध्यान भी जाता है ऑफलाइन में क्या चल रहा है? मतलब मैं कह रही हूँ, देखो आजकल की जो पीआर, मार्केटिंग, पर्सनल ब्रांडिंग, जो भी आप नाम दे दो इन चीजों को, आपकी ऑडियंस क्या है? 90% लोग यूथ को टारगेट करना चाहते हैं या यंग प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि उनमें वो स्पेंडिंग पावर है, उनमें वो एक एस्पिरेशन है कि यार मैं ये चीजें करना चाहता हूँ। आप उनके माँ बाप को टारगेट नहीं करना चाहते हो, आप उनके माँ बाप को सिर्फ मजबूरी में टारगेट कर रहे हो, क्योंकि कहीं कहीं उन्हें पैसे देने पड़ते हैं। बट इवेंचुअली आपकी टारगेट ये है। और ये लोग कहाँ हैं? ये लोग ऑफलाइन नहीं है, ये सारे लोग ऑनलाइन है। ऑनलाइन है। अब ऑनलाइन आप कितने अच्छे से उन तक रीच कर सकते हो, अब वही गेम है। ऑफलाइन आपके पास बजट है, आप भले ही करो, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ब्रांड टू ब्रांड भी डिपेंड करता है। जो ब्रांड बहुत रूरल है, जैसे आपके बहुत लेगेसी ब्रांड्स हैं, HUL हो गए, ये सब हो गए, ये बहुत रूरल तक जाते हैं, तो इनको ऑफलाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक मार्केट उनकी बहुत बड़ी है। पर अक्सर ब्रांड्स जो अब आ रहे हैं, या जो अभी अभी फेयरली नए हैं, या थोड़े से मैं कहूँ थोड़े डिफरेंट हैं, उनकी सारी ऑडियंस ऑनलाइन है। तो मेरे को तो लगता है ऑफलाइन इज ऑफ, मतलब वो बिल्कुल ही अब एटलीस्ट अगर मैं एज अ ब्रांड कुछ सोचती हूँ, तो मेरा पहले थॉट ये आता है यार ऑनलाइन कैंपेन क्या होगा, चलो ऑफलाइन तो हम कर लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि मैं भी कई बार ये कहता हूँ कि अभी खरीदने वाला ना और बेचने वाला
दोनों 24 घंटे हैं। बिल्कुल आप अपने बेडरूम से बेच रही हैं और वो अपने बेडरूम से खरीद रहा है, यानी मार्केटिंग टूल्स जो है ना वो आपके बेडरूम, वॉशरूम और आपके किचन तक पहुंच गया है। बिल्कुल। अब आपको कोई चीज़ खरीदने के लिए रात को 12, 1 बजे, 2 बजे इंतजार नहीं करना है। आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, इंतजार तो छोड़ो, आपको घर से बाहर नहीं जाने की जरूरत है। आप घर में बैठे कुछ भी खरीद सकते हो आज, कुछ भी। आप एक छोटी सी सब्जी से लेके एक बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या बताऊं, आप चाहो तो गाड़ी भी ऑनलाइन खरीद सकते हो हाँ, आप। आजकल तो है। एग्जैक्टली, बस वो टेस्ट ड्राइव करने आपको घर ले आएगा। तो हाँ, अगर आप चाहते हो तो, अगर आपको आपके पास पहले से गाड़ियाँ, आप कोई नई गाड़ी लेना चाहते हो तो आप उसको बताओ, आपके घर छोड़ के बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल, तो मैं कह रही हूँ ये तो हम अभी इस एरा की बात करें, पर ब्रांड्स को आज का नहीं सोचना होता, ब्रांड्स को 10 साल बाद का भी सोचना होता है, क्योंकि ब्रांड को तो आगे तक चलना है ना, उसने तो बनाने कंज्यूमर। हमारी तरह नहीं कि यार आज मैं खुश है तो चलो आज कट रही है अच्छे तो कोई बात नहीं। पर ब्रांड्स को तो अपनी 10 साल की प्लानिंग करनी पड़ती है, तो 10 साल बाद वाला कस्टमर कहाँ है? बात तो ऑनलाइन सही है। है। तो आपको, अगर आप ऑनलाइन माध्यम को नहीं मिल्क करोगे, तो आप सबसे बड़ी गलती अपनी लाइफ की और अपनी पूरी ब्रांड के लिए, यू आर किलिंग योर ब्रांड। इट्स वेरी इजी। अगर कोई स्टार्टअप है, वो अपने डिजिटल मार्केटिंग का प्लान बना रहा है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, तो वो पहला कदम उसका क्या होना चाहिए, या किस तरह की उसकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस पे उसको काम करना चाहिए? वो अपने फंड को कैसे बांटे, कहाँ कितना पैसा लगाए, कहाँ से उसको कितना ज़्यादा आरओआई मिलेगा, तो वो कैसे इसका प्लान करे? कुछ आइडिया दे सकती हैं आप? देखो, मैं आपको बताती हूँ कि सोशल मीडिया मार्केटिंग के दो पार्ट्स होते हैं। एक पेड होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। ठीक है। ठीक है। जो ऑर्गेनिक होता है वो डिजिटल मार्केटिंग में नहीं आता है, वो Okay. ऑर्गेनिक सोशल मीडिया मार्केटिंग है। Okay. और डिजिटल मार्केटिंग में आपकी दूसरी चीज आती है, पेड एड्स आ गई, आपके एसईओ आ गए, बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक ठीक है। है। एक स्टार्टअप को अगर आपके पास मार्केटिंग बजट है और आपने सोच रखा है, तो इन दोनों का एक अच्छा बैलेंस रखना चाहिए। ठीक है। ऑर्गेनिक भी चलना है ठीक और है। पेड वाली भी मार्केटिंग करनी, स्पेशली अगर आप B2C ब्रांड हो, मतलब आप डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहे हो। B2B को मैं कभी भी नहीं कहूंगी ये करने की जरूरत है। अच्छा, B2B को पेड प्रमोशन में जाने की जरूरत जरूरत? नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया पे B2B ब्रांड, मतलब आपकी वो डायरेक्ट मार्केट नहीं है। क्योंकि आपका कोई B2B मैनेजर नहीं बैठा वहां पे। आप करो अपनी, जरूर करो, बट फॉर अ B2C ब्रांड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली आपको खरीद सकता है ना वहां ठीक पे। है। ठीक है। तो आप ये दोनों चीजें साथ में चलाओ। क्योंकि सिर्फ पैसा खर्च करते रहोगे तो एक हमारे एक टर्म होती है, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन, जिसको कैक कहते हैं। और ये शार्क टैंक जो देखते हैं उनको समझ भी आएगी ठीक है। कि सिर्फ आप पेड करते रहोगे तो आपका कैक कभी कम नहीं होगा। मतलब एक कस्टमर को पाने की कॉस्ट वो कम नहीं होगी, और अगर वो कम नहीं होगी तो आप कभी भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाओगे अपनी ऑनलाइन सेल्स पे। ओके। इसीलिए ऑर्गेनिक ग्रोथ इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिकली ग्रो कर रहे हो, वहां पैसा नहीं लगा रहे हो और ऑर्गेनिकली लोगों तक पहुंच रहे हो, तो कस्टमर आपके पास अपने आप आएगा। उसको आपकी पेड एड से आने की जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे आप ऑर्गेनिक के भरोसे रहोगे तो आप अपना पेड एड्स कम कर सकते हो। तो शुरुआत में जब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप ऑर्गेनिक को मत छोड़िएगा, वो उस बात पे आप डटे रहिए, लगे रहिए, क्योंकि वो ही आगे चल के आपके पेड कॉस्ट को कम करेगी। और आप थोड़ा बहुत अपने पेड पे लगाइए, अपनी इंस्टाग्राम की एक शॉप बनाइए। अगर आप B2C ब्रांड है, आप इंस्टाग्राम से बेचना चाहते हैं, अगर आप बेचना ही नहीं चाहते तो फिर आप पेड मत करो अभी। आई विल से आप होल्ड ऑन। आप पहले अपने थोड़ा इंस्टाग्राम को सेटल होने दो, ग्रो करने दो। B2C ब्रांड्स को यूट्यूब पे अगर जाना है, तो आपको बहुत एजुकेशनल कंटेंट सोचना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब और इंस्टाग्राम की तरह नहीं है। यूट्यूब पे लोग खरीदने नहीं जाते, कुछ जानने जाते हैं मोस्टली। ओके। तो जब आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें थोड़ा एजुकेशनल साइड पे जाना पड़ेगा। इसलिए मैं हमेशा ब्रांड्स को कहती हूँ कि आप पहले इंस्टाग्राम बिल्ड करना शुरू करो, फिर थोड़ा थोड़ा हम आगे देखते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक आप बिल्ड करना शुरू करो, फिर हम देखते हैं कि हमें सेंस है यूट्यूब पे बिल्ड करना कि नहीं। सारी चीज़ें, पांचों चीज़ें खोल के लिंक्डइन भी खोल दो, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, ज़रूरत नहीं है। मुश्किल तो ये ना कि जो क्लाइंट होता है ना उसके पास इतना पेशेंस नहीं होता। और आप ऑर्गेनिक की बात कर रही हैं, ऑर्गेनिक की मान के चलिए कि आप अगर एक एसईओ को टर्म को उठाती हैं तो 3 से 6 महीने लग जाते हैं उसको देने में। तो आपको लगता है कि जो आपके साथ जुड़ा हुआ है वो इतने पेशेंस के साथ ये अंदाज़ा लगा पाएगा कि आप काम बिल्कुल सही कर रही हैं? क्योंकि 2 महीने तक, 3 महीने तक तो कुछ उसको पता ही नहीं चलना है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेड भी हम साथ साथ चलाते हैं, ताकि उनको थोड़ा रिजल्ट उसमें दिखना शुरू हो। और पर हम ये नहीं कहते कि यार ऑर्गेनिक बंद कर दो। नहीं, क्योंकि ऑर्गेनिक तो बंद कभी नहीं कर सकते ना। अगर उसको बंद कर दिए तो फिर तो आपका जो एक मजबूत बेस बन रहा है, क्योंकि उस पे आप धीरे धीरे ऊपर आएंगे लेकिन रुकी रहेंगी। जी। इसमें तो आपने ये समझिए कि आपने एक बूस्टर डोज दिया और आप 2-4 दिन ऊपर रहे फिर नीचे आ जाएंगी। तो अगर मान लीजिए कोई कंपनी, उसका बजट ठीक ठाक है, उसने एक बजट अपना निकाल रखा है कि चलो मुझे महीने में 50,000 रुपये का पेड बजट चलाना है,
और अगर वो एजेंसी अच्छी है जो काम कर रही है और वो प्रोडक्ट बेचने वाले हैं, तो क्या ऐसा संभव नहीं है कि 50,000 में आप उनको 2 लाख 4 लाख का धंधा दे दो? बिल्कुल संभव है। तो फिर वो पेड ऐड बंद क्यों करेंगे? फिर तो वो नहीं चलाते रहे। बंद, आप चलाते रहो, पर आप कितनी, अभी आप 50,000 से कर रहे हो, आपके वो 50,000 से आप जितने एक्स लोगों के पास जा रहे हो उसमें से एक परसेंटेज 2% कन्वर्जन हो रहा है या जितना भी, आप वो कन्वर्जन बढ़ाना चाहोगे, राइट? फिर आप 50,000 को लाख करोगे क्या? फिर लाख को 1.5 लाख करोगे क्या? पॉइंट ये है कि आप अपना किटी भी तो बढ़ाओगे जब आपको कन्वर्जन्स बढ़ानी है और लोग ज़्यादा बढ़ाने हैं। देखो, प्रोडक्ट अच्छा हो, वर्ड ऑफ माउथ फैले, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो क्या होता है कि आपको शायद एड स्पेंड्स आपकी कम हो जाए क्योंकि लोग ऑर्गेनिकली खरीदने लगते हैं। पर आज के टाइम में क्या है, इतने सारे ब्रांड्स हो चुके हैं मार्केट में। अगर मैं कहूँ कि कोई जूते बेच रहा है तो इंस्टाग्राम पे एक बार ही आप जूतों बेचने वाली सर्च कर लो बस अपने इंस्टाग्राम से, आपको अगले दिन 50 ब्रांड्स अगर नहीं दिख गए जो जूते हाँ, बेच रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि इतने कंपटीशन में आप पहुंचना चाहते हो हर तक, तो 50,000 के ब्रांड में आपको एक्स अमाउंट ऑफ रेवेन्यू ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा, अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। बट पॉइंट ये है कि क्या आप 50,000 सारी ज़िंदगी करते रहोगे? आप भी अपना वो करोगे, क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे, उस हिसाब से आपका रेवेन्यू भी बढ़ेगा, उस हिसाब से आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है वो देखना पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पेड एड्स के चक्कर में हमेशा फंस के नहीं रहना पड़ता। मतलब आप करो, नो प्रॉब्लम, आपको आएगा रिटर्न उसमें। इट्स अ प्रूवन मेथड, परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल रहा है मार्केट में, प्रूवन है, सब कर रहे हैं, सबको उससे अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है। पर क्या सारी ज़िंदगी हम यही करते रहेंगे? क्या हम अपने ब्रांड को एक ब्रांड बनाने की तरफ नहीं फोकस करेंगे जहां कस्टमर खुद ब खुद आए उधर, और सिर्फ मेरा ब्रांड देख के या एड देख कर ना आए? तो एक बस वही एक थॉट होता है जिसमें हम वो ग्रोथ प्लान बनाते हैं। पर सेम पॉइंट, ये चीज़ आपकी 2 महीने 3 महीने में नहीं हो सकती है। वही मैं यही कह रहा था कि इंडिया में ना पेशेंस नहीं है। पेशेंस के साथ साथ वो एडवर्टाइजमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मानते। इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आज आप लगा रहे हो, 2 4 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उसका रिजल्ट पाओगे, या जब उसका अपना मैच्योरिटी पीरियड होगा उसके बाद आपको रिटर्न मिलेगा। आपको क्या लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे कोई काम करता है, इंडिविजुअल काम करता है या काम करवाता है, तो वो कौन सा प्लेटफॉर्म होता है जिसकी लीड बहुत जेन्युइन होती है और जिसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सकता है? देखो, ये आपकी कैटेगरी पे डिपेंड करता है। तो ओके। जैसे मैंने कहा कि D2C या B2C ब्रांड्स होते हैं, उनके लिए इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, हम्म। क्योंकि सारा यूथ वहाँ पे है, सारी चीज़ें जो आपको बेचनी है, खरीदनी है, वो सब वहाँ पे हैं। जेन्युइन भी होते, देखो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकता है कोई बहुत जेन्युइन नहीं मिले, बट मोस्टली सब जेन्युइनली वहाँ बेच भी रहे होते हैं। और अगर आपको लगता है कोई नहीं अच्छा कर रहा है या आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप उसी मीडियम पे लिख के उस लोगों को बता भी सकते हो। तो इंस्टाग्राम, मैं तो कहती हूँ, जब उन्होंने गेम चेंज कर दिए, इवन टू नॉट जस्ट टू पुट फोटोज बट टू शॉप। मतलब अब वो सिर्फ अब ये दिखाने का मीडियम नहीं रह गया है कि मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने आज बहुत अच्छा वो टाइम बिजनेस स्पेंड का बहुत किया। बड़ा मॉडल बन गया है। हाँ, इंस्टाग्राम इज अ बिजनेस मॉडल। लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पे बिजनेसेस खड़े कर लिए हैं भाई, बिल्कुल। अब वो जो क्या कहते हैं, मैं एक शार्क टैंक का एग्जांपल इसलिए ले लूँ, लोगों को अक्सर पता होता है। एक वो उस पे आए थे कोई वो टेलर्स थे, वो राजा रानी हाँ। टेलर या पता नहीं कुछ ऐसा नाम था उनका। और वो कोर्सेज बेच रहे थे टेल ब्लाउज बनाने के, आप सोचो। और इंस्टाग्राम से कितनी सेल्स कर रहे थे आप, हाँ, मतलब दे सेड इट इन द मैं थिंग। जानता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, वो उनका उनसे बातचीत भी किया था उन्होंने उन्होंने मुझे बताया। तो इट्स अ ग्रेट मीडियम। अब देखो, आपको वो पूरा एक सेल्स प्लेटफॉर्म दे रहा है करने को, आपको अपनी वेबसाइट पे रूट कर देता है, सब कुछ हो जाता है उसमें अब। तो इससे बेटर कस्टमर तक पहुंचने के लिए आपको क्या मीडियम मिल सकता है? देखो, बाकी जो मीडियम्स हैं, जैसे फेसबुक भी इन अ वे सेम, फेसबुक एड्स भी बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि डायरेक्टली कंज्यूमर के पास पहुंचती हैं। बट बाकी जो मीडियम्स हैं ना, थोड़े हटके हैं। बाकियों में अभी मैं सिर्फ लेट से आपका यूट्यूब, लिंक्डइन जोड़ रही हूँ, स्नैपचैट वगैरह थोड़ा सा जोड़ रही हूँ। व्हाट्सएप बिजनेस कितना चल गया आपने देखा है? हाँ, हाँ। व्हाट्सएप पे कितना व्हाट्सएप बिजनेस हो रहा चैनल है। हो गया, व्हाट्सएप मार्केट हो गया, व्हाट्सएप सब एग्जैक्टली कुछ हो गया वो। लोग अब जो इंस्टाग्राम पे पैसे नहीं खर्च कर सकते, वो व्हाट्सएप पे ही बिजनेस कर रहे हैं। तो वो भी अपनी स्टार्टिंग स्ट्रैटेजी व्हाट्सएप से शुरू कर देते मैं हैं। एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो इसने यूट्यूब पे अपनी एक दुकान बनाई, और फिजिकल कोई दुकान नहीं है उसकी, वर्चुअल दुकान है। और वहाँ पे वो वाइट टी शर्ट लेकर के आता है, स्लोगन लिखवाता है, और हर महीने मुझे लगता है 3 से 4 लाख रुपए की वो टी शर्ट बेच लेता है अपने बेडरूम देखो, में बैठे बैठे। और करना क्या है उसने, करना एक, उसको घर चाहिए अपना, एक वाइट टी शर्ट चाहिए। और उसको उस पर लगा देना है, और हर रोज ये बदल देना है कि आज तो ये स्लोगन की है, आज स्वामी विवेकानंद जी की है, देखो, आज इनकी है, आज उनकी है, और वो उसका बिकता है। आप मुझे ये पर आप बताओ। एक टाइमिंग की बात कर रहे थे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों को ना एक चीज़ समझनी चाहिए
जब आज आप एफडी में पैसा डालते हो, क्या आपको 2 महीने बाद एफडी में पैसे की उतनी रिटर्न्स मिल जाती हैं? साल भर का अगर 7% इंटरेस्ट है, आप 2 महीने बाद निकालते हो तो आपको क्या रिटर्न मिलती है? आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो या आप एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो, तो क्यों कहते हैं एसआईपी को लॉन्ग टर्म चलाओ? हर महीने पैसे जा रहे हैं ना आपके, 10,000 15,000 जो भी आप एसआईपी करते हो, 2 साल बाद भी आप देखोगे कि आपको लगेगा यार इतने पैसे डाल दिए, रिटर्न तो इतनी है। पर यही आप 10 साल बाद देखते हो तो आप कहते हो ओ माय गॉड, इतने पैसे में इतनी रिटर्न हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने सोशल मीडिया इन्वेस्टिंग में क्यों नहीं समझ सकते कि कंपाउंडिंग का रिजल्ट टाइम लेता है। और आप जब वहाँ पैसे डालने में हिचकिचा नहीं रहे, वो कंपाउंड हो रहा है, तो यहाँ क्यों हिचकिचा रहे हो? क्योंकि यहाँ भी आपके सेल्स कंपाउंड होंगे, कस्टमर कंपाउंड होंगे, पर बस उतना पेशेंस रखो और उतना ट्रस्ट रखो जिसके साथ भी काम कर रहे हो। नहीं, उसमें ना एक साइकोलॉजी का गेम है। जब आदमी बैंक में डालता है, एसआईपी में डालता है ना, उसको लगता है ये तो पैसे मेरे सामने हैं, ये लेके भागेगा नहीं कोई, आज नहीं तो कल मुझको मिलेगा, कब मिल सकता है। लेकिन जब वो ऐड में डालता है ना, उसको लगता है अरे यार ये तो फूक रहे हैं हम, मतलब कुछ मिल ही नहीं रहा, रोज पैसे जा रहे हैं। वहाँ उसको दिमाग में ये होता है कि मिलेगा हमें, उसको दिख रहा होता है, उसकी इस तरह की सोच होती है कि उसको दिख रहा होता है एक दिन बंडल में मिलेगा मुझे। लेकिन जब यहाँ डाल रहा होता है तो उसको लगता है कि यार मैं तो बर्बाद तो कर रहा हूँ, गया। नहीं हो रहा है। बहुत लोग जिसको देख रहे होंगे ना, वो ये जानना चाहेंगे कि जैसे आप केस स्टडी के तौर पे ये लीजिए कि मुझे अपने आप को एज ए ब्रांड बनाना है, मैं ब्रांड बन के आना चाहता हूँ। कोई भी कोच मान लीजिए कि मैं एक कोच के तौर पे आना चाहता हूँ, तो अब मुझे अपने आप को बिजनेस बनाने के लिए कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मुझे स्टेप वाइज बता सकती हैं क्या? तो सबसे पहली चीज़, एक स्वॉट एनालिसिस करो। आपको स्वॉट एनालिसिस पता है क्या है? चलो आपकी ऑडियंस नहीं, ये मुझे नहीं बता रही हैं आप, ऑडियंस को बता रहे चलो, तो हैं, फिर केस audience, स्टडी हाँ, मेरी है। केस स्टडी आप है, तो आप एज सर्वेश मिश्रा जी। आप अपना स्वॉट एनालिसिस करोगे। ठीक है। स्वॉट एनालिसिस क्या है? आपने एक पेपर लिया, 4 खाने बना दिए। ठीक है। एस से आपकी स्ट्रेंथ हो गई, डब्ल्यू से वीकनेस हो गई, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट हो गया। ठीक ठीक है, है। ओ और टी से। ठीक अब है। पहले आप अपनी स्ट्रेंथ लिखो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? ठीक कि है। आप कोचिंग किस इंडस्ट्री में करते हो? लेट्स से आप एक कम्युनिकेशन कोच हो, ठीक है। कम्युनिकेशन आपकी अच्छी है। ठीक ठीक है, आपको क्या एक्सपीरियंस है, वो आपका एक स्ट्रेंथ हो सकता है। आप ऑलरेडी इतने, आपका नेटवर्क है लेट्स से, वो आपका, मतलब आप अपनी स्ट्रेंथ लिख लो। ठीक है। वीकनेस लिख लो कि यार मेरे को ना इतना अच्छा, शायद मेरे को सोशल मीडिया समझ नहीं आता, वो ठीक है। वीकनेस हो सकती है। स्टार्ट कैसे करूं, वो वीक, मेरी इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन है, ये वीकनेस हो सकती है, या एक थ्रेट भी हो सकता है। ठीक तो है। आप अपने ऐसे चारों खानों में ये पहले पॉइंट्स लिख लो ठीक कि है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और थ्रेट क्या है। जब आपने लिख लिया तो फिर हम देखते हैं कि आप अपनी स्ट्रेंथ पे पहले कैसे प्ले कर सकते हो। ठीक देखो, है। अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है ना, आप पीछे से नहीं बना सकते, आपको सामने तो आना ही पड़ेगा। बिल्कुल। चाहे आप लिख के आओ या आप राइटिंग वाले करो या आप बोल के आओ। अभी क्या है, सोशल मीडिया हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, पहले वो होता ही नहीं था। तो अब आप फिर अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ या अपनी जर्नी शुरू करो कि मैं अपनी सोशल मीडिया ब्रांडिंग जर्नी कैसे शुरू करूंगा। और एक साइड पे अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग बिजनेस को कैसे उसके साथ बढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है, दोनों चीजें साथ में चलेंगी क्योंकि पैसा भी कमाना जरूरी है भाई। तो अब क्या है, अब सोशल मीडिया पे क्या बनाना होता है? कंटेंट। ठीक और है। सबकी हालत वहीं खराब होती है कि कंटेंट कैसे बनाएं। हाँ, रिसोर्सेज भी चाहिए उसके हाँ, लिए। रिसोर्सेज चाहिए। मैं कहती हूँ थोड़ा आप कम रिसोर्सेज के साथ भी बना लो भले, पर क्या जाना चाहिए वो ही बनाने में लोगों को बहुत परेशानी होती है। तो आपको अब इसके बाद अपनी कंटेंट स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक कि है। भाई मैं महीने में 10 टॉपिक ये वाले करूंगा। वो 10 टॉपिक लिखो, भले सोचो मत कि मैं ये 10 टॉपिक करूंगा। वो 10 टॉपिक लिखो, इन 10 टॉपिक पे मैं छोटी छोटी रील्स बनाऊंगा, उसमें ऐसा कंटेंट डालूंगा, ये मेरा कैलेंडर होगा, हर महीने वो कैलेंडर अपडेट होगा। आप इसको एज अ कोचिंग बिजनेस का वर्टिकल समझ लो। ओके। तो आपका एक ये साइड पे ब्रांडिंग शुरू हो जाती है। और उसमें आप कैसे एक हम अपने ऑब्वियसली वीडियोस में कहते हैं कॉल टू एक्शन होता है, जो वीडियोस में बताता है लोगों को कि आपको क्या करना है इसके बाद। मुझे लाइक करो, मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, मेरा ये देखो, मेरा वो देखो। तो आपको लोगों को एक कॉल टू एक्शन देना है, एक अच्छे तरीके से, एक सटल तरीके से, कि उनके दिमाग में बैठ जाए कि आप एक कम्युनिकेशन कोच हो। ठीक है। और अगर वो चाहते हैं तो आपके कोर्सेज या आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। Okay. और ये आप अक्रॉस मीडियम्स कर सकते हो, और आपको अक्रॉस मीडियम्स करना चाहिए। Okay. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट स्ट्रैटेजीज के साथ होता है। इंस्टाग्राम पे आप थोड़े क्विक चीज़ें बनाओ, लिंक्डइन पे आप हर रोज़ कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग डालो कम्युनिकेशन के बारे में, उसके कुछ फैक्ट्स डालो, उससे बेनिफिट्स डालो। मतलब ये आपको एक पूरा वर्टिकल अपना बनाना है खुद। और यूट्यूब पे आप उस पर लॉन्ग वीडियोज़ बना सकते हो।
ऑन कम्युनिकेशन कैसे आप बेटर कर सकते हो, ये ट्रिक ये होती है, ऐसी कुछ ट्रिक्स होती है। आप अगर कोच हो तो आपको पता होगा। अपने सिलेबस को आप ऐसे कंटेंट में डिवाइड कर दो कि आप सब कुछ भी नहीं दे रहे हो और कुछ अपने पास भी रख रहे हो आगे चल के अपने स्टूडेंट्स को देने के लिए। ये आपकी ब्रांडिंग की स्ट्रैटेजी शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे आपको ये शुरू करनी। इसमें थोड़ा निवेश लगेगा आपको, निवेश इन द सेंस आपको वीडियोस बनानी है, आपको उनको बिल्कुल। एडिट कराना है। मैं ये नहीं कह रही बहुत हाई क्वालिटी 4K फलाना ये वाली वीडियोस बनाओ, आपके पास अच्छा फोन है आप उससे बना सकते हो, बट प्लीज इन्वेस्ट इन अ माइक, क्योंकि एक ऑडियो होना बहुत इंपॉर्टेंट। किसी भी वीडियो का ऑडियो सही नहीं होता, कोई उसको नहीं सुनता, उसका वीडियो थोड़ा भी खराब हो लोग फिर भी देख लेते हैं। बिल्कुल तो सही बात है, बिल्कुल सही ये बात। कुछ इन्वेस्टमेंट आपको करनी है। अगर आप कोच हो, टेक इट एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि ये आपके बिजनेस को ही मल्टीप्लाई करेगी। धीरे 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 आप अपने कोचिंग की एड्स चला सकते हो अपने चैनल पे, या एक अलग चैनल बना के आप एड्स चला सकते हो। ज़्यादा लोगों तक आपका आपकी सर्विसेज जाएंगी। तो कोचेस को तो बहुत उनकी एड्स चलती हैं और कोचेस के लिए एड्स बहुत बेनिफिशियल भी होती हैं। हाँ, तो आप ये एक सेकंड स्ट्रैटेजी अपनी ब्रांडिंग में डाल सकते हो जहां लोगों को आपकी एड्स दिखें। अच्छी तरह ऐड को बनाइए, प्रेजेंटेबल हो, बेनिफिट्स वैल्यू बाहर आए उस ऐड से, प्रेफरेबली वीडियो ऐड करिए तो बेटर है। तो ये 2-3 चीज़ें आप एड्स में ट्राई कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हो कि आप अपने कोचिंग बिजनेस को कैसे आप थोड़ा उसमें स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, वो एक बिजनेस साइड है। वो आपको देखना है कि आप ऑनलाइन कर रहे हो, आपको कोर्सेज करने हैं, आप क्या मीडियम पे कोर्सेज कर रहे हो, वो सब एक बिजनेस साइड है जो आपको देखनी है। बट फॉर अ पर्सनल ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी आपको ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें शुरुआत में करनी पड़ेंगी, क्योंकि कोई भी आप ये नहीं समझ रहे हो क्या लोग सोचते हैं यार मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, लोग क्या सोचेंगे अगर मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे मेरे पेज पे। सबके आप दिमाग में ये नहीं होता है। सोचो, पर आप ये देखो कि जो बंदा कम्युनिकेशन के बारे में सर्च कर रहा है, आपको आपका कंटेंट उसको दिखने लग जाएगा। बिल्कुल। देखो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम ही ऐसे होती है कि जिन टॉपिक्स के बारे में हम सर्च करते हैं, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड अलग अलग चीज़ें दिखने शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई कम्युनिकेशन के बारे में जानना चाहता है, या अपने आप की ब्रांडिंग के बारे में जानना चाहता है, या इमेज कंसल्टेंसी के बारे में जानना चाहता है, और आप ऐसा ही कंटेंट बनाते हो पर वो आपको नहीं सर्च करा, उसने किसी और को सर्च किया, उसका देखा, उसको अच्छा लगा, कुछ समय बाद आप देखोगे या वो बंदे को आपका कंटेंट दिखने लग जाएगा। तो ऐसे ही एल्गोरिदम इतनी प्यारी चीज़ है जो काम करती है ना। तो आप ये मत सोचो यार मेरे फॉलोअर नहीं ग्रो हो रहे या मेरे पेज पे कुछ नहीं है, तो जो आएगा वो सोचेगा ये क्या कम्युनिकेशन कोच है, इसके तो कुछ है ही नहीं फॉलोअर। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये आप और लोगों तक कैसे पहुंचो, ये हम इस सोशल मीडिया को यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट यूजिंग इट कि आपका वो देख के पेज बंदा सोचे कि यार देयर इज नथिंग, पर हम इसमें आपका ब्रांड दूसरों तक कैसे पहुंचाए, हम वो स्ट्रैटेजी पर बात कर रहे हैं। लेकिन वो कई बार उसको देखते भी लोग, यहाँ मैंने कहा ना कि यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है कि आदमी इसी से देखता है कि भले ही आपने टूल्स खरीद के लगा लिए हैं 2-4 लाख लोग, तो वो देखता है कि अच्छा, अब जैसे कि मान लीजिए कोई डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी हो, उसके पास अपने खुद के लोग फॉलोअर्स ना हो, तो कहेगा क्या ही दूसरों को करेंगे जब उनका अपना ही नहीं है। मुझे एक बात बताइए कि ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म। इसकी मैं भी एक एग्जांपल हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं इतने लोगों का ब्रांड बनाती थी और इतने यूट्यूबर्स का मैंने यूट्यूब चैनल खड़ा किया कि वो अब 300-400 के तक पहुंच गए हैं वो चैनल्स, पर मेरा अपना चैनल नहीं होता था और मेरा अपना इंस्टाग्राम जो था बहुत पर्सनल इंस्टाग्राम था। तो मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि आपका अपना नहीं है, आप दूसरों को कैसे करवाते हो। पर पॉइंट ये था कि मेरा उस वक्त फोकस दूसरों को करवाने में ही था, मेरी नॉलेज दूसरों को बढ़ाने में थी, अपना बढ़ाने में नहीं थी, क्योंकि उतनी मेहनत मुझे अपने पे करनी पड़ती। प्लीज अंडरस्टैंड ना, मेरे को अगर इंस्टाग्राम या यूट्यूब बहुत अच्छे से आता है या मैं एक कोच हूँ, तो दैट डजंट मीन मैं फटाफट 100K पे पहुंच जाऊंगी, मुझे भी वो जर्नी चलनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने अपने आप पे नहीं फोकस किया और अपने क्लाइंट्स पे किया। और मुझे लगता है बहुत बारी ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि कोचेस स्टूडेंट्स को वैल्यू देने में ज़्यादा फोकस करते हैं ज़्यादातर अपने आप को यहाँ बिल्ड करने में। नहीं, ये एक बड़ा फैक्टर होता है, और मैं ये सवाल इसीलिए पूछा हूँ कि मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत लोगों की ज़िंदगी गढ़ी है और वो खुद उस लेवल पे पीछे रहते हैं। अब देखिए, इसको दूसरे तरह के एग्जांपल से अगर मैं कहना चाहूँ, अब जैसे आप यूपीएससी की कोचिंग में चले जाइए, तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन उनके कोचिंग से तमाम लोग क्वालिफाई करके वो आईएएस आईपीएस बन गए। तो इसका मतलब नहीं कि वो फेल हैं कई बार। लेकिन अब एक चीज़ ये भी सही है कि जो एजेंसी इसमें काम कर रही हैं, जो बड़े बड़े दावे कर रही हैं, आपको किसी भी तरीके से अपने लिए भी उस मानव को फुलफिल करना होगा। अगर आप उस मानव को फुलफिल नहीं करेंगे तो लोग क्वेश्चन करेंगे, और उस क्वेश्चन पे अगर आपने समझा लिया तो फिर वो आपकी कॉल हो गई। अब मुझे एक बात बताएं कि ये जो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे लिंक्डइन हुआ, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, इसके जो दर्शक होते हैं और इसकी जो लीड्स होती हैं, क्या इस पे अलग अलग तरीके से काम होता है या एक ही पोस्ट आप सब पे डाल के चल सकते हो? वैसे तो इस पे अलग अलग काम होता है, क्योंकि हर एक प्लेटफॉर्म पे थोड़ी अलग तरीके की ऑडियंस होती है।
हम अक्सर क्या करते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक को क्लब कर लेते हैं साथ में, और उस पर आप सिमिलर कंटेंट भी डाल सकते हो, क्योंकि उसकी ऑडियंस सेम है, उसका प्लेटफॉर्म मेटा का सेम है, उसका तरीका ऑफ एल्गो सेम है, तो वहाँ कंटेंट सेम चल जाता है। पर लिंक्डइन पे और यूट्यूब पे वो कंटेंट नहीं चल सकता। अब तो लिंक्डइन को समझ आ गया कि वीडियो कंटेंट कितना लोग देख रहे हैं, और उन्होंने लिंक्डइन पे भी वीडियो कंटेंट प्रमोट करना शुरू कर दिया है। तो आप चाहो तो अपने वो छोटी रील्स लिंक्डइन पे भी स्टार्ट करके अपने लिंक्डइन के एल्गो को एक समझा सकते हो कि कैसे आप वीडियो कंटेंट की तरफ जा रहे हो। पर यूट्यूब क्या है ना, यूट्यूब थोड़ा सीरियस प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे अगर आप इंस्टा वाली रील्स डालते रहोगे, आप डाल दो, पर आपको उस हिसाब का, मेरे को लगता है, ट्रैक्शन मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि यूट्यूब पे जो बंदा जा रहा है ना, वो कुछ समझने जा रहा है, वो कुछ देखने जा रहा है, वो कुछ या तो कोई क्वेरी है उसको सॉल्व करने जा रहा है, मतलब उसको कुछ एजुकेशन चाहिए ही चाहिए, उसको सिर्फ मस्ती नहीं चाहिए। यूट्यूब पे थोड़ा सा सीरियस ऑडियंस है। तो अगर आप यूट्यूब को एज अ मीडियम यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी वहाँ सेम एज इंस्टाग्राम नहीं रख सकते। आपको कुछ ना कुछ वैल्यू कंटेंट उनको देना ही पड़ेगा। जो इंस्टाग्राम में आप एक मिक्स रख सकते हो अच्छा, पर यूट्यूब पे वो आपको सीरियसली वो चाहता है कि यार मैंने अगर ये 10 मिनट की वीडियो देखी है, तो इस 10 मिनट की वीडियो में मैं कम से कम 2 की टेकअवेज या 3 की टेकअवेज तो लेकर जाऊं, जो मैं शायद अपने पे या कहीं और इम्प्लीमेंट कर सकूं। तो सेम तरीके का कंटेंट नहीं चलता, पर क्योंकि सबके पास टाइम की इतनी कमी होती है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि सेम तरीके का कंटेंट को किसी तरीके से रीपर्पस करके हम एटलीस्ट स्मॉल फॉर्मेट्स में हर प्लेटफॉर्म के अक्रॉस यूज़ कर सकें। लॉन्ग फॉर्मेट सिर्फ यूट्यूब पे है, मोस्टली लोग डालते हैं, तो उस पे आपके लिए आपको थोड़ा सीरियस कंटेंट डालने के लिए थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ती है। पर स्मॉल फॉर्मेट कंटेंट को आप हल्का सा रीपर्पस करके आप सारे प्लेटफॉर्म्स पे उसको किसी ना किसी तरीके से यूज़ कर सकते हो। हाँ, लेकिन सबके एल्गोरिदम अलग हैं, तो मुझे बिल्कुल लगता है, है कि उनके जो लीड्स की क्वालिटी होंगी, जो उसका तरीका वो डिफ़र होगा, जो करेगा, नॉर्म होगा, बिल्कुल वो अलग होगा। बिल्कुल डिफ़र करता है। हर एक का जब हम चलाते हैं, मतलब जब हम वीडियोस डालते हैं, वो सब लीड्स डालने के लिए देखो, अगेन अगर हम पेड रूट लेते हैं तो बड़ी सारी चीज़ें हमें फुलफिल करनी पड़ती हैं, किस एरिया में क्या जोग्राफी, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं जब आप एक पेड ऐड या एक पेड कुछ चला रहे होते हैं। बट ऑब्वियसली लीड्स की क्वालिटी डिफ़र करती है, लीड्स के जोग्राफीज डिफ़र करते हैं, बहुत चीज़ें डिफ़र करती हैं। और ये भी ना एक वो कहते हैं ना, जैसे प्ले एंड प्लग रूल है, आपको भी समझ आ जाएगा यार ये कंटेंट इसमें नहीं चल रहा है, क्योंकि इस पे जो मुझे लीड्स आ रही है ना, वो सिर्फ मुझसे पूछती है कि अच्छा इतने का है, ओके सॉरी हमारा तो इतना बजट नहीं है। तो आपको समझ आ जाता है कि यार ये चीज़ यहाँ नहीं चलेगी, इनके लिए फिर कुछ और करो। तो धीरे धीरे आपको वो चीज़ें भी समझ आ जाती हैं। एक चीज़ तो बातचीत से समझ में आई कि डिजिटल जो मार्केट है या जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये एक प्रयोगशाला है। किसी भी ब्रांड को अगर आप लेते हो तो अचानक से आप उसमें कोई जादू नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे काम करते करते आप उस पर काम करोगे तो जा कर के वो कहीं फ़िल्टर होगा। फ़िल्टर होने के बाद उस जिसको टारगेट कर रहे हो वो ऑडियंस आएगी, फिर कहीं आप लीड जनरेशन करके आगे बढ़ सकते हो। एक आखिरी सवाल मेरा कि जादू ये ज़रूर है कि आप कम समय में बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो। जी, ये ज़रूर जादू होता है सोशल मीडिया में, क्योंकि अगर मेरी आज रील को 2000 लोगों ने देखा, तो मैं वैसे 2000 लोगों तक नहीं पहुंच सकती। ये बात तो सही है। ये आप ये समझिए ना कि ये इस तरह का है कि रातों रात आपको स्टार बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। और ये दो धारी तलवार की वो तरह एक है। हिट चाहिए आपको, वो होता है ना, एक हिट मिल जाए आपको, जैसे हाँ, हर न्यू कमर के लिए लाइफ में होता है। एक हिट अगर वो मिल जाए, फिर वो रातों रात फिर आपको पीछे देखने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये एक दुधारी तलवार की तरह भी है। ये आपको स्टार बना भी सकती है और आपकी गिरा भी क्रेडिबिलिटी सकती गिरा है। भी सकती हाँ, है, ख़त्म भी बिल्कुल कर सकती है। बिल्कुल। एक सेक्टर और भी आता है, मार्केटिंग तब तक अधूरी है जब तक इसको पीआर में शामिल नहीं करते। वो पीआर क्या है और कौन सी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं पीआर में जो ज़रूरी होती हैं? देखो, अब मैं वैसे पीआर वाले मुझसे खुश नहीं होंगे बहुत ज़्यादा, पर मुझे लगता है कि पीआर अगर मॉडर्न एज की तरह अपनी स्ट्रैटेजीज को नहीं चेंज कर पाया, तो ट्रेडिशनल पीआर तो मर चुका है। हुँ, ट्रेडिशनल पीआर में अब कुछ नहीं रखा है कि वो आप 5 आर्टिकल लिखवा लो, या आप टीवी पे कहीं थोड़ा सा आ जाओ, कुछ कर दो। आपको इसमें कुछ ना कुछ मॉडर्न अप्रोच डालनी पड़ेगी, जैसे पॉडकास्ट इज़ अ मॉडर्न अप्रोच। ओके। तो अगर आप किसी का पीआर करना चाहते हो या किसी की ब्रांडिंग करना चाहते हो, तो ये एक तरीका है करने का। ट्राई एंड सी के कौन से पॉडकास्ट में आप उनको भेज सकते हो या कर सकते हो। तो पीआर में भी ना अब मॉडर्न अप्रोचेस डालना बहुत ज़रूरी है, डिपेंडिंग ऑन आपकी ऑडियंसेस कहाँ हैं।
तो आप अपना कस्टमर देखो और फिर अपनी अप्रोच बनाओ, क्योंकि रेगुलर पीआर प्लान्स, ट्रेडिशनल पीआर प्लान्स अब आपको कोई बेनिफिट नहीं दे सकते कि मैंने ये स्पॉन्सर कर दिया, मैं यहाँ चली गई। पहले ट्रेडिशनल पीआर क्या होता था, यही सब होता तब था। माध्यम नहीं थे ना इतने, हाँ, तब माध्यम नहीं थे, तब सोशल मीडिया अपने आप में ही 10 माध्यम है। हाँ, नहीं अगर वही मैं देखा कह रहा हूँ। जाए अभी क्या है ना कि आप अपने पीआर को बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग कर सकती हैं। जैसे आपने पीआर किया और आपको ये काउंट करना कि कितने लोगों की इंगेजमेंट हुई, कितने लोगों ने देखा, कितने लोग डायरेक्ट उस पे आए, तो ये आप कर सकती हैं। लेकिन पहले जब आप पीआर एक्टिविटीज़ करती थी, जैसे आपने आर्टिकल की बात की, आपने अखबार में ही कुछ दे दिया, अब कितने लोगों ने पढ़ा हो, कितने लोगों ने रोल बना के फेंक दिया, क्या ही पता। आपने टीवी पे डाला, प्राइम टाइम में 30 सेकंड के ऐड को किसने देखा किसने नहीं देखा ये पता नहीं। लेकिन आपके पास जो माध्यम है, आप ये तय कर सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितनी बार दिखाना है, और उसको दिखेगा ही दिखेगा। जो अभी आप बात कर रही थी कि वो जो ये कहते हैं ना कि कौन से एज के लोग देखेंगे, किस एरिया के लोग देखेंगे, तो ये आपके हाथ में। इसलिए तो मैं इस आप बात चैनल्स भी ढूंढे हैं ऐसे ही ना, जैसे सोशल मीडिया पे आप इंस्टाग्राम चैनल जैसे ढूंढे। अगर एक ब्रांड को कहीं अपनी पीआर करानी है, तो क्या मैं कोई स्टार्टअप चैनल पे जाऊं, हाँ या क्या मैं स्टार्टअप चैनल पे अपना कुछ प्रोडक्ट का कुछ बात कर सकूं, क्योंकि ये सारे चैनल्स एक माध्यम है करने के। अगर आप एक कम्युनिकेशन कोच हैं, तो क्या मैं ऐसे पॉडकास्ट में जाऊं जहां ऐसी ऑडियंस है, लेट्स से स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो इंटरव्यूज ज़्यादा देते हैं, तो मैं क्या ऐसे माध्यम पे जाऊं और अपने बारे में बताऊं या अपनी स्ट्रैटेजीज की बात करूं या कम्युनिकेशन की बात करूं, ताकि वो लोगों को पता चले कि मैं एग्जिस्ट करता हूं और मैं उनको हेल्प कर सकता हूं। तो ये आपके लिए एक माध्यम हो गया करने का। तो सोशल मीडिया के ही माध्यम, सोशल मीडिया में एक तो आपको पास 7-8 माध्यम है, उन 7-8 माध्यम में क्या फॉर्मेट्स आपको सूट करते हैं, ये भी आपने अब पीआर में देखना है। क्योंकि हर एक के लिए रील नहीं बनी, हर एक के लिए पॉडकास्ट नहीं बना, हर एक के लिए सिर्फ ऐड नहीं बनी। तो ये भी आपको देखना है कि कौन सा माध्यम, शायद लिखना, लिंक्डइन के माध्यम से कितने लोगों ने अपना ब्रांड बनाया है। बनाया है। मतलब देयर आर लिंक्डइन ब्रांड्स, मतलब ब्रांड एम्बेसडर्स हैं लिंक्डइन के पूरे, और लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग लिंक्डइन नहीं इस्तेमाल करते इस तरीके से। बट लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स एक अलग लेवल पे चल रहे हैं, और उनको भी ब्रांड्स अप्रोच करते हैं जब उनको सिर्फ प्रोफेशनल्स को टारगेट करना होता है। लेकिन वो बहुत स्ट्रांग माध्यम है। वहाँ बिल्कुल। पे जो पीआर हैं या जो इन्फ्लुएंसर हैं वो बहुत महंगे हैं, बिल्कुल। क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी बहुत बड़ी होती वो है। कहते हैं ना, लिंक्डइन के 10,000 फॉलोअर आपके यूट्यूब के 1 लाख फॉलोअर्स के बराबर हैं। हाँ तो आप वो हाँ। देख लो, उसमें ही आपको समझ आ जाएगा कि कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, और उसको हम कितना अभी अंडर एस्टिमेट करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अंडर एस्टिमेट हम नहीं करते हैं। बेसिकली क्या है ना कि उस पे जो लोग बैठे ना, वो बौद्धिक वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, वो फालतू की बात करने वाले लोग नहीं है। बिल्कुल। अब वीडियो आने शुरू हुए हैं, लोगों ने फोटो पोस्ट करने शुरू किए, नहीं तो वहाँ लोग लिखते थे, पढ़ते थे, ओपिनियन रिसर्च होता डालते था। थे, हाँ। हाँ, और ओपिनियन आप डालते सीधे थे। किसी से भी कनेक्ट हो सकते थे। यहाँ से बैठे बैठे आपको बिल गेट्स साहब से कनेक्ट होना है तो भी आप कनेक्ट हो सकते हो। बिल्कुल। तो वो एक इस तरह का माध्यम था, और आज भी वो सबको समझ में नहीं आता। फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ क्या है कि वो गांव में बैठा हुआ वो व्यक्ति भी ना, जिसको समझ में नहीं आता, तो वो फेसबुक देख मतलब फोटोज़ देखने के लिए, वीडियोज़ देखने के लिए उसको यूज़ कर लेता है। बिल्कुल। हम एक और माध्यम पे आते हैं जिसके बिना ये चर्चा अधूरी होगी, और हम इसी पे इसको क्लोजिंग देंगे। वो ये कि ब्रांडिंग हो गई, पीआर हो गया, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की। क्या बदलाव आया है, किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं, और किस तरीके की कम्युनिकेशन होनी चाहिए। देखो, कम्युनिकेशन ना मुझे लगता है अब ब्रह्मास्त्र है। इट इज द टूल। ओके सिर्फ अ टूल नहीं है, द टूल है। ओके। वो आई थिंक मैं एक रील देख रही थी जिसमें धोनी ने कहा था कि 2 लोग हैं, एक कंसिस्टेंट है, मतलब अपने काम में अच्छा है, कंसिस्टेंटली कर रहा है, और एक कॉन्फिडेंट है। कॉन्फिडेंट मतलब उसकी कम्युनिकेशन ज़बरदस्त होगी, मतलब कर सकता है। मैं तो कॉन्फिडेंट वाले के साथ जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है वो कर लेगा। धोनी ने बोला। हाँ, तो देखो, आप ये एक माइंडसेट है। तो कम्युनिकेशन इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि हर जगह तो कम्युनिकेशन ही चाहिए अब। क्लाइंट को कम्युनिकेशन, क्लाइंट से बात करनी कम्युनिकेशन, कस्टमर को बताना है कम्युनिकेशन, काम में आगे बढ़ना है कम्युनिकेशन, फंड्स मांगने हैं कम्युनिकेशन, स्टार्टअप चालू करना है कम्युनिकेशन। मैं इसमें स्किल्स को कोई कहीं से भी स्किल्स को कम नहीं कह रही, पर मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन का रोल कितना बढ़ गया, ये इतना इंपॉर्टेंट है दूसरे बंदे को प्रभावित करने में। अब कोई बिल्कुल। इंटरव्यू करने जाता है, मेरे को लगता है बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि जब एचआर और जो आपके हेड होते हैं, जो भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं, वो आपको 3-4 लेवल्स पे इवैल्यूएट करते हैं। एक आपके आईक्यू, कि ठीक आपकी है। इंटेलिजेंस क्वोशंट क्या, आपको स्किल्स क्या आते हैं, आप कब क्या करोगे। एक आपकी ईक्यू, ईक्यू मतलब आप इमोशनली सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई, टीममेट्स एक्सेट्रा। और एक सीक्यू,
CQ। कम्युनिकेशन क्वोशंट। Okay. आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात कह पा रहे हो, आप क्या समझा भी पाओगे कि टीम को क्या चाहिए, आप बोल भी पाओगे किसी को, अगर किसी को निकालना है तो कैसे बोलना है, अगर किसी को हायर करना है तो कैसे बोलना है ताकि दोनों को ठीक लगे। तो आप समझो कम्युनिकेशन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। आप ये पॉडकास्ट किसी के साथ ऐसे कर सकते हो जो कम्युनिकेट ना कर सके अच्छे से पर बहुत अच्छा एक्सपर्ट हो, आपके लिए भी वो चीज़ एक आप भी दो राह में आ जाओगे कि यार इसके पास इतनी नॉलेज है पर ये बता नहीं पा रहा है। तो देखो कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट स्पीकिंग वेल, इट्स अबाउट टेलिंग अदर्स कि आपको क्या क्या पता है, बिल्कुल सही बात और है। बहुत क्लैरिटी से, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं आपके लेवल तक आके या कंज्यूमर के लेवल तक आके उनको समझा पा रही हूँ। मैं अभी बहुत ही हाई फाई वर्ड्स रख के अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा ऐसे करके बता सकती हूँ कि आई एम अ ग्रेट कम्युनिकेशन कोच गाइस, सो प्लीज फॉलो मी, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आपको समझ आना चाहिए, वो मेरी कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। तो इतना इम्पॉर्टेंट रोल हो गया है अब इस स्किल का कि मुझे नहीं लगता था पहले लोग इसके लिए इतने कोर्सेज लेते थे और इतना कुछ जानना चाहते थे। पर अब कम्युनिकेशन क्या है, आपको सोशल मीडिया में भी ज़रूरत आती है, आपको अपने काम में भी ज़रूरत आता है, आपको घर पे भी ज़रूरत आता है। आजकल बीवी से भी कम्युनिकेशन कैसे करनी है बच्चों ये से सिखाया कैसे जा करनी रहा है, है, सिखाया जा रहा है। वो भी आपको कोचेज सोचना हैं पड़ता इसके। है। आपको पता है किसने विकी कौशल ने भी बोला था एक में, मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग रील थी उनकी, उन्होंने कहा था जब लड़ाई होती है पति पत्नी में तो जो वाइफ होती है वो EQ हाई पे होती है, वो इमोशनल सोच रही होती है, इमोशनल गालियाँ आपको दे रही होती है। आप IQ से सोच रहे होते हो कि लॉजिकली पे ऐसे नहीं है, मैंने तो ऐसे किया था, ये बात ये नहीं है, कह रहे कोई मतलब ही नहीं है वहाँ। आप CQ डालो, उसमें कम्युनिकेशन क्वोशंट डालो और उसके EQ तक पहुँचो। यही सही है, तो यही यू नो सही है। तो एग्जैक्टली तो अब आप समझो कि कम्युनिकेशन का रोल इतना बढ़ गया है कि लोग बातों में ही बातों से कनेक्ट करना चाहते हैं। आप ये समझिए कि मैं एक बार कहीं पढ़ रहा था, मुझे पता चला कि जो बहुत से ब्रांड फेल होते हैं ना, वो सिर्फ इसलिए फेल होते हैं कि वो अपनी चीज़ों को कन्वे ही नहीं कर पाते। आप क्या हैं, आप एक मार्केटिंग और कम्युनिकेशन कोच हैं, अगर आप किसी से मिलती हैं और उसको ये बता ही नहीं पाती हैं कि आप ये हैं, तो लाख काबिलियत आपके अंदर हो, हाँ, जीरो नहीं है आप वो, आप आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जीरो है। लाख काबिलियत हो पर आप बता ना सकें, आप जीरो हो उसमें। बहुत सिंपल सी बात है। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाती हूँ। मेरी एंटरप्रेन्योरल जर्नी से पहले मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करती थी, ओके। एंड मैं उनका कंटेंट हेड करती थी एंड कंटेंट में काफ़ी चीज़ें वहाँ देखती थी। तो जब मैंने पहली बार उनको ज्वाइन किया था तो मैं उससे पहले मेरा एक जर्नलिज्म का बैकग्राउंड रह चुका है। ओके। तो मैं टाइम्स में काम करती थी और मैं बहुत ही मतलब वहाँ पे सीनियर पोजीशन पे थी, और एकदम जब गई थी ना बिल्कुल ऐसे टाइम नाउ जर्नलिस्ट जैसे होता है ना बंदा, सोच के कि मेरे को कंटेंट की बहुत समझ है और मैं बताती हूँ मैं ऐसा कुछ दूंगी कि सर इम्प्रेस हो जाएंगे। तो उन्होंने हमें एक टॉपिक दिया, हमें उस पर एक वीडियो बनानी थी जो उनके कंज्यूमर्स तक जाएगी, उनका प्लेटफॉर्म था ऑब्वियसली वीडियोज़ का। तो मैंने उस टॉपिक पे लिखा, मैंने अपने पॉइंट्स बनाए, सब किया, स्क्रिप्ट थोड़ी सी करी और उनको दिखाया, और उन्होंने देखा। 5 सेकंड नहीं लगाए होंगे सर्वेश जी, उन्होंने देखा और उन्होंने कह दिया मैम ये बेकार है एक्चुअली आप रख लो ये। और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस टाइम पे ऐसे था कि ऐसे कैसे कह दिया। मैंने इतनी रिसर्च की, इतना वो किया, इतने अच्छे से मैंने उनको समझाया भी कि मैं ये कहूँगी। तो उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कही कि मैम आप अभी वो कम्युनिकेट कर रहे हो जो आप चाहते हो, हो, आप वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे जो कंज्यूमर सुनना चाहता है। क्या बात है। तो आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे वीक है। आप इसको पॉजिटिव मत लो कि अभी जो आपने लिख लिया इतना अच्छा, आपको 10 on 10 नंबर देंगे अगर आप ये एग्ज़ाम लिख रहे होते, पर ये एग्ज़ाम नहीं है। आप किसी को पढ़ा रहे हो, आप किसी को समझा रहे हो, तो आपकी कम्युनिकेशन और आपका कंटेंट दोनों ऐसा होने चाहिए कि वो दूसरे को वैल्यू दे, आपको नहीं। ये बिल्कुल सही बात थी। एग्जैक्टली और अमूमन क्या होता है ना कि जब आदमी कोई चीज़ करता है ना, तो वो ये नहीं सोचता कि सामने वाले को कैसा चाहिए, वो सोचता मुझे अच्छा लग रहा है तो अगले को अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली और बहुत सी कंपनियां भी यहीं फेल होती हैं। जब वो पब्लिक, देखिए जो कंपनी मार्केट में R&D करवाती है, रिसर्च करवाती है और पब्लिक के इंटरेस्ट का सामान बेचती है, वो तो पास हो जाती है। लेकिन जिसको लगता है कि हमने बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है, तो हो सकता है आपने बनाया बहुत अच्छा बनाया लेकिन आपके लिए कि अच्छा उनको हो, लगता है हमने ऐसी इनोवेशन कर दी है जो शायद कभी नहीं हुई हो, पर उनको ये नहीं पता उसकी डिमांड है कि नहीं है। नहीं है। हाँ, वही तो वही। तो ये समझना पड़ेगा। आज के एपिसोड से एक चीज़ तो समझ में आती है कि आप कितने भी अच्छे हैं, एक पुराने लोगों ने, बुजुर्गों ने कहावत कही है ना कि जो दिखता है वो बिकता है। दिखता है और बिकता है से मतलब क्या है? मतलब ये कि आप कोई भी कितनी भी चीज़ अच्छी हो, पब्लिक डोमेन में नहीं आएगी तो उसके अच्छा और बुरा होने का पता ही नहीं चलेगा। वहाँ तक आना चाहिए। अब वहाँ तक लाने के लिए जिन 3 चीज़ों पे हम लोगों ने चर्चा की, वो बहुत ज़रूरी है। आपकी ब्रांडिंग ज़रूरी है,
आपका पीआर ज़रूरी है, और पीआर और ब्रांडिंग के लिए कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये 3 तालमेल सही बैठते हैं, तो चाहे वो व्यक्ति हो या ब्रांड, वो दोनों निकल पड़ेंगे, दोनों की गाड़ी चल पड़ेगी। अब सवाल आता है कि ये तीनों, आप इनको 3 शब्द मत समझिए, मार्केट में 3 बड़े पिलर समझिए जो काम करते हैं। जब आप अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी और अपनी ज़िंदगी के लिए कहीं मार्केटिंग करने जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये एक पैकेज खरीदने जाएंगे तो उसमें ये एक पैकेज में तीनों नहीं बल्कि अलग अलग मिलेंगे। और अगर तीनों को आपने सही तरीके से साध लिया, तो वो बिजनेस हो या स्टार्टअप हो या आप खुद ब्रांड बनना चाहते हैं, आप निकल पड़ेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक आप भी इंतज़ार करिए और मैं भी।